लिमिट पहली अटेम्प्ट डीएसआर की। आप लोग पहले पहले बच्चे पढ़ने वाले और टीचर भी पहली पहली दफ़ा पढ़ाने वाले, तो रियल में फर्स्ट अटेम्प्ट। अल्लाह ताला इसमें आसानी करें आपके लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और आई कैब के लिए भी, बेचारे के लिए, कि उसको क्या क्या कुछ बेचारे को चेक करना पड़ेगा पहली दफ़ा में पेपर के अंदर। ले बेटा, डाटा सिस्टम एंड रिस्क, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चे। सब्जेक्ट के नाम से सब्जेक्ट की नेचर का पता चलता है कि ये है क्या। जैसे अभी आई कैब ने टेक्स्ट का नाम भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो पहले टेक्स्ट प्रैक्टिसेस था, अब वो कंप्लाइंस वगैरह के मामला वहाँ पे देती। तो इसका मतलब आप शायद वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा चेक करेगा और वो प्रैक्टिकली ज़रा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी होंगी। तो हमारा ये सब्जेक्ट डाटा सिस्टम एंड रिस्क, सबसे पहले मेरे बच्चे जो बेसिक क्वेश्चन बनता है, देखें ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इधर उधर की, कोशिश करेंगे ज़रा अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही स्टिक रहे, क्योंकि मेरे बच्चे बातों से तो पेपर पास नहीं होना। मैं जितनी मर्जी करता जाऊँ तो मेरा ख्याल है कि वो आपका टाइम ही ज़ाया होगा। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर सीए के बच्चों का। इसलिए आपका टाइम कभी भी नहीं ज़ाया करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करें। और वैसे भी इस सब्जेक्ट में टाइम ज़ाया करने के लिए कुछ है नहीं। कौन क्या सुनाएगा, कौन सी अपनी कहानी किससे सुनाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, ये सारा इनका इस सब्जेक्ट से वास्ता सबका पहली दफ़ा ही पढ़ा है। तो बाकी तो होता ना, अकाउंटिंग में वहाँ पे गए ये हुआ, ऑडिट में वहाँ पे गए ये हुआ, यहाँ पे कहीं पर नहीं गया कोई है, बल्कि ये सब्जेक्ट खुद इनके पास आया। तो इसलिए मेरे बच्चे आपको एंड टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से। और कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह आप इसको बेहतरीन तरीके से पास भी कर लेंगे। और कई बच्चे डरते हुए इस सब्जेक्ट को नहीं रख रहे, हालांकि उनको नहीं डरना चाहिए। पहली दफ़ा जाहिर का पेपर जो बनेगा वो ज़रा थोड़ा सा मुनासिब ही बनेगा। ये बातें हैं, सिर्फ याद रखना। आई कैप का जो स्टैंडर्ड है वो उसी तरह का पेपर बनाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि कम से कम थोड़ा सा लिहाज रखेगा। फर्स्ट टाइम जाहिर बात है कि होता है ना, कि जब आप उठा के देखते हो जब पास पेपर, तो जो जैसे जैसे पीछे चलते जाएंगे ना, पास पेपर जो क्वेश्चन है आपको थोड़े से आसान नजर आएंगे। हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो पेपर ज़रा थोड़े से मुश्किल होते जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पर भी आपको नजर आएंगी, लोग शायद आपको वो कहेंगे कि आप तो वो बंदे हो जिन्होंने डाटा सिस्टम पहली दफा में पहली पहली अटेम्प्ट दी थी, पास कर लिया। उस वक्त आसान पेपर आया करता था। तो शायद आप लोग उन लोगों में से हो जिन्होंने आसान पेपर इंशाल्लाह इसको कर लेना। ले बेटा, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो इसके बारे में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सर बताएं ये न्यूमेरिकल है या ये थ्योरेटिकल है। देखो, पढ़ने के लिहाज से बच्चे भी जज्बाती हो जाते हैं, उसको कहना है ये पेपर थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं, नहीं सर ये प्रैक्टिकल है। ले भाई, एक नई बीच में बता दो भाई, पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल होगा या ये थ्योरेटिकल होगा। ये सब्जेक्ट, क्योंकि ऑर्डर में भी बताता हूँ ना मैं, ऑर्डर में बताता हूँ कि ये सब्जेक्ट थ्योरी है या ये न्यूमेरिकल है। वो बताया तो कोई बच्चा बीच में जज्बाती भी होता है, नहीं नहीं सर ये तो आप थ्योरेटिकल की बात तो फिर गलत कर रहे हैं, इस तरह थोड़ी होता है, ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो भैया तू प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी कि बगैर प्रैक्टिस के पेपर पास करना, लेकिन कहना उसको प्रैक्टिकल है, ये अजीब सी बात है। बेटा एक चीज दिमाग में रखना, आई कैप अब आगे स्पेशलाइजेशन भी लेकर आ रहा है इस नई स्कीम के तहत ही। आप टैक्स में करना चाहें, ऑडिट में करना चाहें, तो जो ऑडिट में कर रहा होगा टैक्स नहीं पड़ेगा, जो टैक्स में करेगा ऑडिट नहीं पड़ेगा। लेकिन पेपर फिर भी उन्होंने फाइनल का पास कर लेना, यानी कि फाइनल का पेपर भी आप सिर्फ किताबों से पढ़ के पास करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्रोक्टिकल की बातें ना मेरे बच्चे बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन किसी और यूनिवर्स के अंदर। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो पास करने के लिए आपको चाहिए वो क्या चाहिए, आई कैप की किताब का दिया हुआ नॉलेज, वो काफ़ी है। खैर वापस है, ये पेपर हमारा यानी कि पेपर पढ़ने के लिहाज से ये थ्योरेटिकल होगा या न्यूमेरिकल होगा। तो वैसे तो माशाल्लाह आप सारे पेपर्स को जानते हैं, तो हमारा जो पेपर है वो है कैप 3 डीएसआर, डाटा सिस्टम और रिस्क। ये मेरे बच्चे ये पेपर आपका थ्योरेटिकल होगा, यानी कि थ्योरी है इसके अंदर। लहदा बात है कि प्रैक्टिकली हर हर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है यार। लोग कहते हैं कि अच्छा लॉ जो है वो प्रैक्टिकल नहीं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लॉ है, जिसमें एक लम्हा भी आपका एक एक्ट भी उसके खिलाफ नहीं हो सकता है। लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं मानते हैं। जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर रचा बसा है उसको प्रैक्टिकल नहीं मानना, लेकिन जिसको कहना है ना प्रैक्टिकल, जो हमारे प्रोफेशन जिसको कहते हैं बस उसको प्रैक्टिकल मानना है। तो ये मेरे बच्चे अपनी अपनी टर्म्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसी चीज को गलत या जो भी है, जिसे हम समझा रहा हूँ आपको कि बेटा हमने पास कैसे करना है पेपर को, किताब से पढ़ के। किताब पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, पेपर पास हो जाएगा। है, जितनी मर्जी प्रैक्टिस जाके आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करो, है आप किसी मान लो कि इर्द गिर्द जितना भी इसके अंदर नॉलेज होगा वो इर्द गिर्द पूरा सिस्टम बना के बैठ जाओ, एक प्रोटोटाइप बना लो अपने घर के अंदर ही, कमरे के अंदर, पेपर पास नहीं होगा जब तक आपकी किताब तैयार नहीं होगी। तो मेरा चाहिए ये प्योर 100% थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद मेरा चाहिए ये थोड़ी सी काम की भी चीज़ें, जाहिर बात है कि पहले दिन तो जरा बताना तो है इस सब्जेक्ट के बारे में।
जिसको ओरिएंटेशन टाइप का कहने। तो बेटा इसमें हमारे 3 ग्रेड हैं, ए बी और सी। ए में हमारा डाटा है और डाटा की जो वेटेज है मेरे बच्चे वो है 35 से 45 नंबर। ये पढ़ने पढ़ाने वाला मामला मेरे बच्चे, ये आई कैप का जज्बाती बयान है यहाँ पे जो आई कैप ने लिख कर दिया हुआ। अब देखो ना, ये इतना ही अगर है, सारे अगर हम बात जितने भी लोग हैं पढ़ने पढ़ाने वाले अगर इस बात को माने तो ये सब्जेक्ट आई कैप ने कितना टाइम दिया हुआ इसको पढ़ाने के लिए, कम से कम 110 घंटे लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा 140 लगाओ। लेकिन देखना किसी का 50 घंटे में सिलेबस खत्म होगा, किसी का 40 में खत्म कर देगा माशाल्लाह फास्ट ट्रैक के अंदर है, कोई 100 और कोई माशाल्लाह यहाँ पे 200 घंटे भी पढ़ा देंगे। तो डिपेंड करता है मेरे बच्चे, इसलिए अपनी अपनी अप्रोच, अपना अपना तरीकाकार, उसी लिहाज से आपने चलना है। तो बेटा तो डाटा के मेरे बच्चे जो नंबर होंगे वो 35, कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 45। और याद रखना कि आई कैप अपनी इस वेटेज को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ये ना देखना कि शायद ये ड्रामेबाजी होगी, तो आई कैप ने सिर्फ बताने के लिहाज से है, टेस्टिंग किसी और तरह की होगी नहीं मेरे बच्चे। जो डाटा है उसमें 35 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 45। इसी तरह जो सिस्टम का एरिया होगा उसमें कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 नंबर की टेस्टिंग होगी। और जो हमारा रिस्क है वो 20 और 30। अभी ये पढ़ेंगे ये होते क्या है, वो तो अभी मैं बता ही नहीं ना। चले जरा थोड़ी सी बात करें। 3 अल्फाज हैं, डाटा, सिस्टम्स और रिस्क। वालेकुम सलाम। मैंने क्या किया रात, उसको सेंड की फाइल्स, ये जो ओरिएंटेशन की ये जितनी भी हैं, मैंने सकलैन को सेंड की। और सकलैन को जब ये सारी फाइल्स मैंने सेंड की, मेरा ख्याल है कि क्लास अभी खत्म हुई है। ले बेटा माजरत। तो मेरा ख्याल है कि जिस जज्बाती टीचर के पास आप पढ़ रहे हो ना, उसको लाजमी बताएं कि पूरे टाइम पे क्लास हो और पूरे टाइम पे शुरू करे वो। यहाँ पे यही कोशिश होती है, मैं कभी भी चाहे मैं लेट क्लास शुरू करूँ लेकिन कभी ये नहीं होता कि मैं क्लास को लेट करूँ, क्योंकि हर बंदे का आगे जो टीचर जिसने क्लास शुरू करनी है उसका अपना अपना हिसाब किताब होता है। बास बात कई टीचर बेइज्जती भी करते हैं, जिसकी इज्जत होती है उसको फील भी होती है, कईयों को वो फील नहीं होती, वो अपना अपना मामला, लेकिन बेइज्जती करते हैं कई टीचर। लेकिन मेरे बच्चे मेरी ये कोशिश होती है कि मैं पूरे टाइम पे जो मर्जी हो मैं पूरे टाइम पे आपकी क्लास छोड़ दूँ। अगर इस तरह का मामला हो तो आप भी ज़रा थोड़ी सी टीचर से रिक्वेस्ट कर लिया करें। जो लेट आने पे डांटता है ना उसको ये भी कहा करें कि भाई टाइम छोड़ भी दिया करें ताकि नेक्स्ट क्लास भी जाके ज्वाइन कर लें। तो बेटा हमने पढ़ना शुरू किया डीएसआर कैप 3 नया पेपर। और अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये थ्योरी टाइप का पेपर है, यानी कि थ्योरेटिकल है, ये न्यूमेरिकल नहीं है। उसके बाद हमने अभी तक जो बात डिस्कस किया वो ये की है कि इसके 3 ग्रेड हैं, डाटा, सिस्टम और रिस्क है। डाटा मेरे बच्चे हमारी जो टेस्टिंग होगी, जो मार्क्स आएंगे वो 35 से 45 होंगे। और सिस्टम में हमने डिस्कस किया कि कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 नंबर आएंगे। और जो रिस्क है उसमें कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 नंबर का टेस्ट होगा। उसके बाद मेरे बच्चे हमने इसको अभी तक तो यही, और फिर हमने डिस्कस करने लगे थे कि ये डाटा सिस्टम रिस्क हैं तो 3 अल्फाज, लेकिन इन तीनों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, जो कि हम समझेंगे इस पूरी किताब के अंदर। इन तीनों का मतलब भी समझना आप है, ये ना हो कि पहले दिन ही आज ही सारा कुछ बता दें, वो पॉसिबल नहीं। लेकिन मैंने आपको बताने लगा था कि रात मैंने ये सारी अपनी फाइलें तैयार की और ये फाइलें तैयार करके मैंने सकलैन को सेंड कर, और सकलैन को कहा कि भैया मेरा ये डाटा, अल्फाज क्या थे, मेरा ये डाटा, मैंने ये थोड़ी बोला कि मेरा ये सिस्टम है। तो मैंने सेंड उसको सिस्टम थोड़ी किया है, मैंने उसको क्या सेंड किया है, डाटा। मैंने उसको कहा कि मेरा ये डाटा वहां पे सिस्टम में, अब अल्फाज देखो, मेरा ये डाटा सिस्टम में डेस्कटॉप पे रख रहे हैं। उसने क्या किया, उसको जब ये डाटा मिला उसने यहाँ पे व्हाट्सएप ऑन किया होगा, वो डाउनलोड किया होगा सारा डाटा और उसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मेरे बच्चे ये जो मैंने सेंड की उसको फाइल्स, ये क्या थी, ये डाटा था, यानी कि इस कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर मेरा डाटा पड़ा हुआ। और ये जो सारा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये मेरा लैपटॉप, इसके साथ ये जुड़े हुए कैमरे, इसके साथ ये जुड़े हुए जो भी जो माइक शाइक हैं, इसके साथ जुड़े हुए ये मल्टीमीडिया वगैरह, ये सारे कुछ मिल मिला के जूम का जो यहाँ पे कनेक्शन है, ये सारे मिल मिला के मेरे बच्चे क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि आई भी आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ, ये भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आप पढ़ते आए हो अभी तक, और आगे फ्यूचर में कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें पढ़नी भी है आपने। आई में चैप्टर नंबर 5 तो आपको थोड़ा सा याद ही हो है, वो मेरे बच्चे एक चैप्टर एक अकेला था आई के अंदर जो फाइनल तक आपका साथ देगा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे कम आपने पढ़ा है, क्योंकि वो यतीम पेपर वो था, क्योंकि वो समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि वो हमारे उसका है ही नहीं, हमारे यूनिवर्स का था ही नहीं वो, है हमारे यूनिवर्स का तो वो बातें थी, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है, खैर लो बेटा। तो ये सारा कुछ मिल मिला के क्या बनता है, सिस्टम। अच्छा याद रखना, सिस्टम याद है ना, जब आपने पढ़ा था तो क्या होता था कि सिस्टम एक सेट होता है जिसमें डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसमें इंसान भी होते हैं सिस्टम के अंदर, देखो लफ्ज सिस्टम का आपको पता होना चाहिए। डाटा तो मैंने सिंपल आपको बता दिया कि डाटा क्या है, ये फाइल्स है। और डाटा सिर्फ फाइल्स नहीं होती,
इवन देन आप लोग यहाँ पे बैठे हो ना, आप लोग भी डाटा, लेकिन और फिर किसके लिए डाटा? किसी सिस्टम के लिए। ये भी आप किसी एजुकेशन सिस्टम में बैठे हो और उस एजुकेशन सिस्टम के आप क्या हो? एक डाटा। इसी तरह मेरे बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा कि ये फाइलें जितनी, ये फाइल आपके सामने खोली हुई है, ये एक डाटा था जो यहाँ पे ओपन किया आपके सामने, और ये जिसके जरिए ओपन किया, जिसके जरिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये सारा जो कर रहा हूँ, ये किसके जरिए कर रहा हूँ? ये एक सिस्टम के जरिए। अब मेरे बच्चे, हमें थोड़ा सा अभी वैसे थोड़ी सी हमें पता चल गया कि सर डाटा क्या होता है, थोड़ा सा हमें पता चल गया हल्का सा भी कि ये सिस्टम क्या है। अब अगली बात क्या होगी? रिस्क। देखो मेरे बच्चे, ये जो रिस्क है ये दोनों चीजों के साथ जुड़ा हुआ होगा, डाटा के साथ भी जुड़ा हुआ होगा और सिस्टम के साथ भी जुड़ा होगा। बात का डाटा ही गलत होगा। जब डाटा ही गलत होगा, हमारी एक टर्म बोली जाती है गीगो कंप्यूटर के अंदर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि अगर डाटा ही गलत होगा, उस डाटा से बनने वाली जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो भी क्या होंगी? वो भी गलत ही होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर डाटा गलत है, ये रिस्क है ना कि डाटा ही गलत है? तो उससे जो भी रिपोर्ट जनरेट होंगी वो भी गलत ही होगा। इसी तरह मेरे बच्चे, रिस्क सिस्टम में भी हो सकता है। यानी कि ये सारे का सारा सिस्टम अभी आपके सामने हो सकता है, कोई हैकर इसको हैक करके घर में फ्री बैठा हुआ पढ़ रहा हो क्लास, उसने एडमिशन ही ना लिया हो, लेकिन इस क्लास को हैक कर लिया। इस तरह का या हो सकता है कि हैक करके इस क्लास को यहाँ पे अपने ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच चला दे, हैं? जो कल हमने हारा था, ताकि वो हाइलाइट्स आपको दोबारा दुखी करना चाहता हूँ हैकर। इस तरह का मामला हो सकता है। बाज का तो वो डाटे को डिलीट कर देते हैं, बाज का डाटे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिस्टम भी मेरे बच्चे, इसमें इसमें भी रिस्क है, डाटे में भी रिस्क हो सकता है। तो तीन चीजें आपने इस चैप्टर के अंदर यानी कि सिलेबस के अंदर पढ़नी है, डाटा, सिस्टम और रिस्क। बड़ा प्रैक्टिकल, यानी कि पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से जो आपके इर्द गिर्द, मैं बिल्कुल इसको समझता हूँ कि ये बिल्कुल लॉ की तरह का सब्जेक्ट है। मैं लॉ की तरह का सब्जेक्ट इसको क्यों कहता हूं? क्योंकि जिस मकसद के लिए आपने लॉ पढ़ा था, उसी मकसद के लिए आप ये डीएसआर पढ़ रहे हैं। लॉ का मकसद आपको वकील बनाना तो नहीं था। ये तो नहीं था कि जब आप बी लॉ पास कर लेंगे, सी लॉ पास कर लेंगे, कॉर्पोरेट लॉ पास कर लेंगे, आप वकील बन जाएंगे। इसी तरह जब आप ये डाटा सिस्टम पास कर लेंगे ना, या I2B के अंदर चैप्टर 5 कर लिया था यहाँ पे। अच्छा, मैं बताता जाता हूँ। सबसे पहले पीआरसी में, अगर हम बात करें पीआरसी के अंदर, मेरे बच्चे आपका चैप्टर 5 था I2B का। उसके बाद अब तो ये पूरा कैफ के अंदर ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट उन्होंने डीएसआर का ऐड कर दिया। उसके बाद आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज में मेरे बच्चे आपका एक पूरा हैंड ऑन कोर्स है, जिसमें फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी इसी तरह यही बातें आपने सी फैब में जाके, ये अभी जिस तरह वो एमएस ऑफिस कर रहे हो ना, वो तो बच्चों वाला है। वो तो वही वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, उस तरह की चीजें हैं। मैं उस तरह की चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि आपने पीआरसी में I2 में चैप्टर 5 पढ़ा, यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट और ये फिनटेक और ये। उसके बाद मेरे बच्चे जो फाइनल है, फाइनल का ऑडिट, एडवांस ऑडिट जो है, उसके नाम के साथ आखिरी वर्ड ही उन्होंने डाटा का यूज कर दिया है। वहां पे भी ये भरपूर तरीके से आप चीजें पढ़ेंगे। और हमारा कैफ 8, जो हमारा कैफ 8 है, जो ऑडिट का पेपर है, उसके अंदर भी मेरे बच्चे बड़ी सारी चीजें उसकी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यानी कि जगह जगह पे इस सब्जेक्ट से आपका वास्ता पढ़ने वाला। पीआरसी में थोड़ा सा पढ़ गया, यहाँ पे भरपूर तरीके से पढ़ोगे। कैफ 8 में भी आप इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इस तरह की जो कैफ 8 में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पूरे का पूरा हैंड ऑन कोर्सेज हैं आपके, वहां पे भी आप देखेंगे इसको। और उसके बाद मेरे बच्चे एडवांस का जो ऑडिट है, उसके अंदर भी ये चीजें पढ़ेंगे। तो अहमियत इसलिए बढ़ गई मेरे बच्चे कि क्योंकि हर जगह पे अब यही चीजें हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ना है। दोबारा मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा था कि मेरे बच्चे, ये लॉ की तरह आपने इसको ट्रीट करना है ना। वहां पे मकसद आपको वकील बनाना था, ना ही यहाँ पे आपको कोई प्रोग्रामर या कोई बड़ा ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई माहिर बनाना है। नहीं, लॉ आपको इसलिए पढ़ाया गया था ताकि जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो रहा जहां पे आपको लगे कि ये एक लीगल इशू हो सकता है, मुझे किसी से एडवाइस ले लेनी चाहिए, यहाँ पे मुझे किसी लॉयर को इंगेज कर लेना चाहिए, मशवरा कर लेना चाहिए। सेम मेरे बच्चे, जब आप किसी जगह पे ऑडिट करने के लिए जाएंगे, किसी जगह पे कारोबार कर रहे होंगे, आप कारोबार उस तरह के थोड़ी हैं। अब तो मेरे बच्चे सारे का सारा हर जगह पे डिजिटल इन्वायरमेंट है वहां पे सारी की सारी हर जगह पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। वहां पे जो टर्म्स इस्तेमाल होंगी वो भी इसी तरह की इस्तेमाल होंगी। जब टर्म्स इस्तेमाल की जा रही हो और आपको पता ही ना हो यहाँ पे बंदा, ये अगला बंदा बात क्या कर रहा है, तो फिर बच्चे वहां पे उस बात को समझेंगे कैसे आप? या कोई चीज आपने समझानी हो किसी को, समझाएंगे कैसे? आपको तो टर्म्स ही नहीं आती। तो मेरे बच्चे, यहाँ पे जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ उन टर्मिनोलॉजीज को समझाना है। यहाँ पे अल्फाज होंगे बड़े सारे टेक्स्ट की तरह, जैसा आपका टेक्स्ट का सब्जेक्ट होता है ना, उसमें बड़े सारे अल्फाज बोले जाते हैं जिसका टीचर मतलब नहीं बताते। आप में से शायद कुछ लोगों ने टेक्स्ट पढ़ लिया होगा, कुछ लोगों ने टेक्स्ट पढ़ना है, उसमें बड़े सारे ऐसे अल्फाज होंगे जिनके मतलब टीचर बताते ही नहीं। क्यों? वो कहते हैं भाई इस्तेमाल ही को नहीं, बस आपने लफ्ज दिमाग में रखा। यहां पर भी मेरे बच्चे, जो अल्फाज यहां पे बीच में बोले जाएंगे, उसके ऊपर पूरी पूरी किताबें हैं और कई कई वॉल्यूम्स हैं। आपको लग रहा होगा कि एक छोटी सी डेफिनेशन और एक लफ्ज से आप वो पूरे के पूरे वॉल्यूम और किताबें समझ जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं मेरे बच्चे। इसका मतलब यहां पे सिर्फ क्या है, नो हो देना आपको समझाना कि कल जब कोई बंदा इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर आपसे बात कर रहा हो,
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई भी डिजिटल एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी है इससे रिलेटेड बात कर रहा हो, तो कम से कम आप उसको बात उसकी समझ भी सकें और उसको समझानी हो तो समझा भी सकें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। यार कोई, क्योंकि हमारा जो ऑडिट होता है वो होता ही सारे का सारा डाटे का है। हम डाटे को ही चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि वो सही है कि नहीं। अब वो डाटा ऐसे थोड़ी पड़ा होगा, वहां पे जाएंगे फाइलें पड़ी होंगी वहां पे। नहीं नहीं मेरे बच्चे, वो सारा डिजिटल एनवायरनमेंट में पड़ा हो, तो डाटा कैसे एक्सेस करनी है, उसकी हासिल करनी है, कैसे फिर उसको चेक करना है, वो सारे का सारा मेरे बच्चे वो भी सॉफ्टवेयर के जरिए ही होता है। तो इसलिए मेरे बच्चे ये सारे का सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, याद रखोगे। यहाँ पे ये तो नहीं बाद में इंशाल्लाह बताएंगे मैं प्रोग्रामर भी हूँ। होता है ना कि बात का कहीं पे थोड़ी बहुत बात चल रही हो तो वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, अब मैं साथ प्रोग्रामर भी बन गया क्योंकि डीएसआर आ गया। ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ समझाने के लिए। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, ये तो हमें पता चल गया कि 3 हमारे ग्रेड हैं। और अब अगली बात आएगी कि इन 3 ग्रेड्स में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे चैप्टर्स हैं कितने। बड़े थोड़े से चैप्टर हैं, 17। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के इससे ज़्यादा भी कुछ सब्जेक्ट्स में आपने शायद पढ़े हों। मेरा ख्याल है इकोनॉमिक्स में अभी तक आई डू उसके पीआरसी के अंदर आई डू में तो कम थे मेरा ख्याल है। इकोनॉमिक्स में शायद ज़्यादा था, ऐसे ही है ना? नहीं, किसी और सब्जेक्ट में किस में से ज़्यादा थे? अच्छा, चलें, खैर मुबारक हो। लेकिन ये 17 सिर्फ 17 नहीं है, इसमें 4 और भी हैं। वो अनेक्जर्स के तौर पे वो पूरे पूरे चैप्टर है, याद रखना। जो आई कैप ने मॉडल पेपर दिया वो उसमें से अच्छी खासी टेस्टिंग वहां से की हुई है। तो 4 यहाँ पे अनेक्जर्स हैं और 17 चैप्टर्स हैं। इसका मतलब टोटल कुल मिला के चैप्टर आपके कितने हो गए? 21 चैप्टर। तो कभी भी इसको पढ़ते हुए आपने ये दिमाग में नहीं रखना कि इसके 17 चैप्टर हैं, बल्कि कितने हैं? 21 चैप्टर। डरा रहा हूं ना आप? तो भाई डर से ही काम बनना है। अगर आपको कह दें मसले को नहीं, ये तो चैप्टर 5 की तरह का है, फलाना जाओ जाके खुद ही तैयार कर लो, रौला मुक्का। अब मेरे बच्चे 17 चैप्टर, लेकिन ये डिवीजन ओवरऑल 17 चैप्टर के लिहाज से ही वो जो अनेक्जर्स हैं वो किससे अटैच हैं वो भी हम देखेंगे। ये जो 17 चैप्टर, अब 3 ग्रेड है और 17 चैप्टर कैसे डिवाइड किया उसने? जो सबसे पहले हमारा डाटा है, डाटा में उसने 6 चैप्टर रखे हुए। पहले 6 चैप्टर यानी कि 1 से लेकर 6 तक ये हमारी जो टेस्टिंग होगी मेरे बच्चे वो होगी 35 से 45 नंबर की। उसके बाद जो हमारा सिस्टम्स होगा, सिस्टम में मेरे बच्चे 7 से लेके 13 तक ये हमारा सिस्टम का एरिया होगा। और उसके बाद मेरे बच्चे आ जाएगा हमारा रिस्क का, जिसमें 20 से 30 नंबर की टेस्टिंग है। इसमें ये 4 चैप्टर्स हैं। कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ डाटा में कितने चैप्टर्स हैं, तो कितने बताओगे? और डाटा नशैया खाली डाटा, वो डीएसआर में पूछना है। अल्फाज पे ध्यान रखोगे ना, इसके लिए पूरे 6 महीने लगते हैं दोबारा इस चीज को समझने के लिए। हाँ, तो अब मेरा ख्याल है कि आप 6 महीने लगा के कोई चीज नहीं समझोगे, पहली दफा ही समझ लोगे। डाटा में कितने चैप्टर्स हैं? डाटा सिस्टम एंड रिस्क में कितने चैप्टर हैं? 17। 7 ये भी बोलना है, 7 4 अनेक्जर्स भी हैं। अब अगली बात, जो हमारा सिस्टम्स हैं उसमें कितने चैप्टर्स हैं? ठीक हो गया। और रिस्क में 4। तो ये मेरे बच्चे, अब अगली बात है जो ये तो वैसे ही, ये कौन सा कोई याद करने वाली बात है, ये तो वैसे ही मजाक ही आपके साथ। ले बेटा, जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि सर इसका जो पेपर पैटर्न होगा वो कैसा। देखो आई कैप ने तो इस तरह की चीज नहीं देगी, लेकिन आई कैप ने इसका सिलेबस सारा कुछ दिया हुआ है आपको। उस सिलेबस से ही पता चलता है कि कितने % जो टेस्टिंग है वो हमारी नॉलेज बेस होगी और कितने % टेस्टिंग सिनेरियो बेस होगी, क्योंकि वहां पे प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल सब कुछ बताया हुआ। उन चीजों को समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो टीचर हैं आपको बताने के लिए। तो मेरे अच्छे, यहाँ पे जो हमारा पेपर पैटर्न होगा इसमें कितने % हमारा नॉलेज बेस और कितने % हमारा एप्लीकेशन बेस होगा। ओवरऑल सिलेबस के लिहाज से 40% हमारा मेरे बच्चे नॉलेज बेस होगा। ये बिल्कुल उसी तरह का है, मिलता जुलता जिस तरह का लॉ का था। लॉ में 40% मेरे बच्चे हमारा नॉलेज बेस है और 60% एप्लीकेशन बेस है। सेम यहाँ पे भी मेरे बच्चे 40% हमारा नॉलेज बेस, यानी कि 40 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा आएगा और 60 नंबर मेरे बच्चे क्या उसमें अप्लाई करना होगा। अब अगली बात, ये जो 40 और 60 हैं, लेकिन आई कैप का जो मॉडल पेपर है ना उसमें ये जो रेशो है ये 50-50 है। ये 50-50 है। 50% जो आई कैप का मॉडल पेपर के लिहाज से बता रहा हूं, उसमें 50 नंबर नॉलेज बेस है और 50 नंबर एप्लीकेशन बेस्ड है। लेकिन सिलेबस के लिहाज से जो इसका बनता है वो मेरे बच्चे वो 40% तक इसकी होगी टेस्टिंग नॉलेज बेस। और ये नॉलेज बेस और एप्लीकेशन का तो पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले लॉ में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे ये जो एप्लीकेशन होती है ना ये 100% जुड़ी होती है नॉलेज के साथ। अगर तो नॉलेज होगा तो अप्लाई कर दोगे, अगर नॉलेज ही नहीं, चीजें याद ही नहीं, जो मर्जी सिचुएशन दे दे, ना तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकोगे ना ही किसी सिचुएशन में अप्लाई कर सकोगे। इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, आपने 100% जो फोकस रखना वो किसके ऊपर रखना है? नॉलेज बेस। अब चीजें तैयार कर लो, सब्जेक्ट तैयार कर लो, याद कर लो जितना हो सकता है, उससे ये खुद ब खुद इंशाल्लाह
सॉल्व हो जाएगा। सारी बात उसकी प्रैक्टिस भी है, क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है एक अपने साथ, पास पेपर तो नहीं इसके, लेकिन क्वेश्चन बैंक है। ये जो क्वेश्चन बैंक होगा ये पास पेपर का काम करेगा। जब तक ये पास पेपर इकट्ठे नहीं होते, ये क्वेश्चन बैंक ही पास पेपर का काम करेगा। उसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे टेस्टों में या बाकी चीज़ों में आपको जितना भी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो मेरे बच्चे इसमें आपकी मदद करेगा। तो कोई बंदा पूछ ले, बताओ कितना नॉलेज पर नॉलेज बेस कितना आएगा इसमें से, और एप्लीकेशन बेस, तो ज्यादा फोकस किस पे करना है? अच्छा, ये हर बंदे की अपनी अपनी अप्रोच होती है, ये मेरी अप्रोच है, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है चीजें याद करवा दो। ये नहीं होता कि मैं अप्लाई फिर सर असि जा रहे हैं तो सीधे अप्लाई नहीं करवाना, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। लेकिन मैं कहता हूं कि जब याद होगा ऑटोमेटिकली वो क्या कर सकेंगे, आप अप्लाई कर सकें। जी बेटा। तरह लॉ में होता है कि पहले वो सिनेरियो डिस्कस होता है, तो फिर उसके बाद लॉ अप्लाई करते हैं, फिर कंक्लूजन होती है। इसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड ऐसे ही होगा? मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पे लॉ की परवियत नहीं होगी, बाकी दोनों स्टेप इसी तरह फॉलो होगा। यानी कि जो भी होगा, जो किताबें जो चीज़ आपको बताई गई होगी सिचुएशन से लेट करके, फिर आप अपना कंक्लूजन दे रहे होंगे कि यहाँ पे ये किस तरह ये चीज़ें रिजॉल्व, क्योंकि सिनेरियो ये बिल्कुल आप में से शायद किसी ने ऑर्डर ऑर्डर तो अभी मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने पढ़ा। अच्छा, ऐसे बच्चे कौन से हैं जिन्होंने सिर्फ अभी पीआरसी किया, उसके बाद अभी कैफ में बैठे हूँ, पीआरसी के बाद आएगा, अभी कैफ का कोई पेपर नहीं पहले पढ़ा हुआ? ठीक हो गया। ले बेटा, अब अगली बात, इसमें से कितने नंबर हमारा एमसीक्यूज होगा और कितने सब्जेक्टिव, ये तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि इसका मॉडल पेपर दिया हुआ है। इसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं और 85 मार्क्स का, और ये 40-60% दोनों पे अप्लाई होनी है। ये जो एमसीक्यूज होंगे इस पे भी 40% हमारा नॉलेज बेस होगा और 60% एप्लीकेशन बेस, क्योंकि ओवरऑल उसने डिवाइड करना है। याद रखोगे इसको? तो उसके बाद अगली बात जरा थोड़ी सी जो काम की चीज़, ये तो मैंने बता दिया आपको कि 15 नंबर के एमसीक्यूज, और जो रिमेनिंग 85% होगा वो भी इसी तरह मेरे बच्चे कि 40% 34 मार्क्स का हमारा नॉलेज बेस आएगा और 51 मार्क्स का हमारा एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। अब ये जरा थोड़ी सी बात आपके याद रखने वाली है, याद रखने वाली मतलब थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा इसको, कि कहाँ पे ज्यादा रट्टा है, कहाँ पे रट्टा कम है। ये तो हमें पता चल गया कि किस में से कितने मार्क्स का पेपर आना है, लेकिन कितना नॉलेज बेस आएगा और कितना मेरे बच्चे एप्लीकेशन बेस्ड, ये भी जरा थोड़ा सा, क्योंकि हर एरिया, कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ से अप्लाई करना उसको मुश्किल है, यानी कि वो चीज़ एप्लीकेशन में इतनी आएगी, और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे एप्लीकेशन ज़्यादा है। सबसे पहले अगर हम देखें डाटा, डाटा 35 से 45 नंबर है मेरे बच्चों। इसमें नॉलेज बेस कितना बोला? कोई 18 से 22 नंबर नॉलेज बेस आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और 18 से 22 यानी कि 50-50। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 50-50 है। इस बार डाटे में आधे चांसेस हैं, आधे चांसेस क्या, यानी कि आधा पेपर तकरीबन वो नॉलेज बेस होगा, और आधा ये आई कैप के मॉडल पेपर और आई कैप का जो सिलेबस, उसने जो टेस्टिंग वो फ्रीक्वेंसी दी, उस लिहाज से मेरे बच्चे बता रहा हूँ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा कि सर तुक्के शुक्के लगा रहे हैं माशाल्लाह बैठे हुए, तो शायद इस तरह का आ ही जाए, हो सकता है इस तरह सर की बात कम ही मानी हो, ध्यान रखिए, एवं कोई गल कितनी लिखी है, ऐसे ही है, कहीं लिखा नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, हमने तो तैयारी करके आपको लिए कुछ चीज़ें लेकर आनी है ना यहाँ बताने के लिए। देखो, अगर आप 2 घंटे पढ़ेंगे ना, तो यकीन कर लो ये पहली दफ़ा पढ़ा रहे हैं ये सब्जेक्ट सारे टीचर, तो जितने भी मार्केट में टीचर बैठे हुए कम से कम 5 गुना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने के लिए एक लेक्चर के ऊपर। तो अगर आप 2 घंटे एक दिन में पढ़ते हो तो यकीन कर लो जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, तब जाके आपके सामने बैठ के थोड़ी सी तसल्ली से बात कर सकेंगे। अदरवाइज तो विद विद पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ ही हम चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं ना। पहले देखो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं तो ये भी सवाल करते हैं कि सर ये जो पुराने टीचर हैं, कोई अकाउंटिंग पढ़ा रहा है, कोई लॉ पढ़ा रहा है, कोई ऑडिट पढ़ा रहा है, उन्होंने पकड़ के डीएसआर पढ़ाना शुरू कर दिया, भाई इनसे रेलिवेंट कैसे हो गया सर? पहले तो मैंने आपको बता दिया I2B से लेके पीआरसी से लेके CFAB तक कि कहाँ कहाँ पे ये ऑलरेडी है, तो उस लिहाज से मैंने थोड़ा सा लिंक कर दिया आपको। और दूसरा मेरे बच्चे देखो, जिस लेवल की आई कैप की टेस्टिंग है ना, या जिस तरह आई कैप आपकी नब्जों को चेक करता है, अगर हम डायरेक्टली कोई बंदा बाहर से आईटी का ला के यहाँ पे बैठा देंगे ना पढ़ाने के लिए, वो आपको किस्से कहानियां तो बड़ी सारी सुना देगा, है अपना एक्सपीरियंस बड़े सारे शेयर कर देगा, लेकिन उसे पेपर पास करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जो टीचर ऑलरेडी मार्केट में जो पढ़ा रहे थे वही अगर मेहनत करके आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, तो मेरे बच्चे उससे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो आई कैप को समझते हैं और माशाल्लाह आपको आई कैप से भी ज्यादा समझते हैं। आपका क्या लेवल है माशाल्लाह, क्या करते हैं आप यहाँ पे क्लासेस के अंदर, हैं क्या हशर करते हैं आप सारी स्टडी का, कैसे लेक्चर पेंडिंग करते हैं, कैसे एक दिन शक्ल दिखा के 5-5 दिन गायब रहते हैं, किस तरह टेस्टों में गायब होते हैं आप लोग, किस तरह कभी आपने कभी मौका ही नहीं दिया। तो आप लोग जो यहाँ पे करते हैं ना, इन टीचर्स को बड़े अच्छे तरीके से पता होता, इसलिए इनको कोई गम नहीं होता, जो आप इनके साथ करते हैं ना इनको कोई गम नहीं होता, इट्स ओके, इनके लिए नॉर्मल है। लेकिन आगे अपनी पूरी मेहनत करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि आज मान लो आज बच्चे क्लास में 30 बैठे हैं, कल 10 आ गए, ये नहीं करेंगे यार। अब देखेंगे वो नया बंदा सोचेगा ले भाई बाकियों ने छुट्टी कर ली, मेरा ख्याल है कि कल पढ़ेंगे, आज बातें करते हैं,
क्योंकि उसको क्या पता भाई, जैसे होता है स्कूलों में कॉलेजेस में इधर उधर, यहाँ पे बातें थोड़ी करेगा कोई। यहाँ पे तो एक बंदा हो, दो बंदे हो, 10 बंदे हो, ये तो डाइवो है, चलेगी चलेगी है, उसमें पढ़ाना ही है अपने टाइम पर। खैर ये इसलिए मेरे बच्चे, मैं सिर्फ ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ये टीचर क्यों पढ़ा रहे हैं। ले बेटा, इसका मतलब कि हमारा जो डाटा होगा उसमें तो 50-50 है, नॉलेज और एप्लीकेशन। उसके बाद हमारा आ गया सिस्टम्स का। सिस्टम है मेरे बच्चे, क्योंकि 30 से 40 नंबर की टेस्टिंग। यहाँ पे देखो जो नॉलेज बेस है वो 12 से 16 नंबर की टेस्टिंग होगी, और जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी बढ़ा दी उसने, 18 से 24 नंबर की। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी एप्लीकेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉलेज। उसके बाद आ गया रिस्क। अच्छा, सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन होगी वो रिस्क की होगी। सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन के सवाल आएंगे वो रिस्क से आएंगे। खुद सोचें कि 20 से 30 नंबर है, लेकिन सिर्फ 6 से 9 नंबर ये नॉलेज बेस्ड होगा, बाकी सारे का सारा क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड। यानी कि पढ़ते हुए आप थोड़ा सा ध्यान रखना है किस एरिया में ज्यादा रट्टे लगाने हैं आपने, और किस एरिया को थोड़ा सा समझ के रट्टा लगाना। रट्टा लगा के समझना और किस में समझ के रट्टा लगाना, फर्क है। क्योंकि रट्टा लगा लेंगे वो भी पेपर में, एक दफा जा रहे हो रिक्शे में बैठे हुए तो खुदा ना खासा खड्डा आ गया तो सारा दिमाग से गया, ऐसे ही है ना। और खोलो जाओ, वो क्या पढ़ रहा था वो, सत्यानाश। इतना तो तैयार करके जाते हैं हम लोग, ऑन द स्पॉट ही पढ़ के गए होते हैं। ऐसा नहीं करते आप मेरे बच्चे, मेरे इतने साल ये सारे बाल सफेद कर लिया आप लोगों के साथ। ये समझ आई थोड़ी सी क्या होगा इस एरिया को। अच्छा मुझे बताओ, किसमें से रटाना ज्यादा डाटा, किसमें मॉडरेट लेवल का रट्टा और मॉडरेट लेवल की एप्लीकेशन, और किसमें ज्यादा एप्लीकेशन और किसमें कम रट्टा, रिस्क। ये चीजें तो थोड़ी सी याद रखिएगा। बेटा अगली बात आ गई डाटा, सिस्टम और रिस्क, जो कि ये थोड़ा सा लाइट की वजह से शायद कम दिखाई दे रहा है, इट्स ओके, ठीक है। तो बेटा 3 अल्फाज हैं आपके, डाटा, सिस्टम और रिस्क। थोड़ा सा वैसे मैंने आपको बता दिया था शुरू करने से पहले कि डाटा, सिस्टम या रिस्क होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको भी समझेंगे भी। सीएफई के लिहाज से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डाटा क्या है, यहाँ पे सिस्टम क्या है, और यहाँ पे रिस्क क्या है। तो यहीं से इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह हम डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट कंपनीज के इस तरह के एनालिसिस करते रहेंगे कि किस कंपनी का क्या डाटा है, वहाँ पे उनका सिस्टम कैसे काम करता है, और वहाँ पे रिस्क क्या है। क्योंकि यही काम जाके आपने कैफेड में भी करना है, कि वहाँ पे तो है ही सारे का सारा। सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग होती है वो रिस्क की होती है कैफेड के अंदर, है ऑर्डर रिस्क, ऑर्डर रिस्क, ऑर्डर रिस्क। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, है बिजनेस रिस्क, ऑर्डर रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, वहाँ पे रिस्क ही ढूंढने हैं आप। तो इसलिए मेरे बच्चे, ये मेरा ख्याल है कि इस तरह का आपका जो थोड़ा सा होता है ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वो भी से आपके माइंड में थोड़ी सी बननी शुरू हो जाएगी रिस्क से लेकर। खैर लड़ा, ये 3 अल्फाज हैं, डाटा, सिस्टम और रिस्क, और इन तीनों का अल्फाजों का आपस में गहरा ताल्लुक हो। याद रखना कि डाटा और सिस्टम ये दोनों आपस में कर्ण अर्जुन है। ना डाटा की कोई औकात सिस्टम के बगैर, ना सिस्टम की कोई औकात डाटा के बगैर। चलो मान लो इस तरह कह लो, डाटा सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद सिस्टम जो बनाया जाता है वो डाटा के लिए ही बनाया जाता है। सिस्टम की जो खुराक है ना मेरे बच्चे, जो सिस्टम खाता है वो डाटा है। अगर डाटा ही ना हो सिस्टम की कोई औकात नहीं होती। यानी कि अगर हम अभी डिस्कस करेंगे कि सीएफई में इतना सारा डाटा जनरेट हो रहा है, लेकिन अब हम इस डाटा के डिफरेंट एनालिसिस करते हैं कि लास्ट सेशन में हमारे पास कितने बच्चे आए, इस सेशन में कितने हैं, अगले सेशन में कितनी तोको की जा सकती है, हमने कुछ कमिटमेंट्स करनी होती हैं, हम इसी बेस पे वो करते हैं। लेकिन इसका ये डाटा खाली इकट्ठा कर लेना हमारे लिए कुछ नहीं, यहाँ पे कोई सिस्टम होना चाहिए जो सिस्टम हमें डिफरेंट तरह के एनालिसिस करने में हमारी मदद करे। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे डाटा और सिस्टम ये दोनों आपस में मिलकर काम करें। लेकिन याद रखना कि शुरुआत कहां से होती है, डाटा से, और डाटा कहां पे जाएगा, सिस्टम के अंदर। फिर सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग करेगा। जैसे होता ना कि जितनी यहाँ पे सेल्स हो रही हैं वो सारी की सारी हमने रिकॉर्ड कर ली, या पॉइंट ऑफ सेल मशीनें पड़ी होंगी, वो सारा डाटा उससे रिकॉर्ड हो गया। लेकिन क्या रिकॉर्ड करके हमने उन्हीं सिस्टम के अंदर पड़ा रहेगा, या वो जो इनिशियल पड़े हुए वो सिस्टम। यानी कि सिस्टम का लफ्ज जब मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने आपको कहा था सिस्टम बड़े सारे इंटरकनेक्टेड वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो पॉइंट ऑफ सेल आपने देखा होगा ना, जब किसी स्टोर के ऊपर कोई चीजें खरीदने जाते हैं, वहां पे वो शैतान की आंख पड़ी होती है, एक रेड कलर की, है जिसके सामने से प्रोडक्ट्स गुजार गुजार के फेंकते हैं, ये बारकोड रीडर्स। तो वो डाटा सारा कैप्चर करता है, वो डाटा कैप्चर करके क्या अपने पास ही रखता है? नहीं नहीं मेरे बच्चों, सिस्टम में भेजता है, वो भी सिस्टम का हिस्सा है। फिर वो सिस्टम क्या करेगा, आपको आर्ली रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, और आखिर पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सारा बना के देता है। अगर सिस्टम पहले, अच्छा देखो, सिस्टम मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटेड भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटेड। क्योंकि मैनुअली तो देखो पुराने वक्तों में तो ये सारा कुछ हुआ करता था ना, लोग हाथों से ये सारा कुछ करते थे, लेजर शेजर वो सारे जितने भी खातों में, लेकिन अब वो सारे का सारा क्या हो गया, ऑटोमेटेड। हम ऑटोमेटेड के लिहाज से ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे डाटा और सिस्टम इनका आपस में क्या होगा, गहरा ताल्लुक होगा। इसी तरह सिस्टम और रिस्क का आपस में ताल्लुक। सिस्टम है
पक्की बात है रिस्क भी होंगे। जैसे हम लोग दुनिया पर आ गए, मेरे बच्चे, क्या कोई रिस्क है हमारे लिए? सर बड़े हैं। सबसे पहले तो सर शरीका बरादरी ही बहुत बड़ा रिस्क है, उसके बाद और भी बड़े सारे हैं सर। तो इसका मतलब कि रिस्क, खुदा ना खासा बीमारियां हैं और परेशानियां हैं, तेरा कुछ साथ साथ जुड़ा हुआ, इसके बगैर हमारी जिंदगी, आप खुद सोचे कोई बंदा ढूंढ ले इस वक्त, ढूंढे कि इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा कौन है, और सोचें कि क्या उसको कोई परेशानी नहीं, उसके लिए कोई रिस्क नहीं है। बड़े सारे रिस्क आपको लगे, वो कई गार्ड लेकर फिर रहा होगा, वो क्या शौकिया तौर पे गार्ड लेकर फिर रहा होगा? कोई रिस्क होगा तो उसके साथ गार्ड है ना, इतने में रोज। इसका मतलब अगर कहीं पे सिस्टम है, पक्की बात है वहां पे क्या होगा, रिस्क भी होगा। आप बना ही नहीं सकते ऐसा सिस्टम जिसमें रिस्क ना हो, याद रखोगे मेरे बच्चों। इसी तरह देखेंगे रिस्क किस तरह के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लिख रखा है, पूर एक्सेस कंट्रोल, कोई भी बंदा हो सकता है उसकी एक्सेस हासिल कर ले, है। इसी तरह अनऑथोराइज एंट्री हो जाए, कोई हैकर शैकर उसको उसको एंटर हो जाए उस सिस्टम में। इसी तरह मेरे बच्चे तीसरी चीज क्या आ गई, रिस्क एंड डाटा। यानी कि अगर हम बताएं, इसको बनाना शुरू कर दें, डाटा, सिस्टम और रिस्क, इन सब का आपस में दो तरफा ताल्लुक है। यानी कि डाटा का सिस्टम से भी, रिस्क से भी। अच्छा, ये नहीं कि ये जो रिस्क है वो सिर्फ सिस्टम में रिस्क होता है, नहीं नहीं, डाटा भी रिस्क होता है मेरे बच्चे। जैसा अभी हम डिस्कस कर, आपका डाटा ही गलत है, खुदा ना खासा आपने पेपर दिया, आपका दिया हुआ पेपर डाटा है, आपको पता है सिस्टम से गुजरेगा। अगर डाटा ही गलत है, सिस्टम उसको सही कर देगा। तो डाटे में ही रिस्क है भैया। आपने जो चीजें, खुदा ना खासा होता ना कि एक क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना था, आपने एक क्वेश्चन दो पेज पे, एक पेज पे दो क्वेश्चन कर दिया आपने, आपका डाटा ही गलत है, उसी में रिस्क आ गया है। आपने ऊपर बारकोड रीडर्स लिखे हुए थे, आप बैठे कहीं कोई क्वेश्चन सोच रहे थे, आपने उसके ऊपर लाइने लगा, पेपर ही गया, तो है ना रिस्क। इसलिए मेरे बच्चे याद रखना कि ये दो तरफा है, ये दो तरफा है। डाटा का ताल्लुक सिस्टम से भी, रिस्क से भी। सिस्टम का ताल्लुक डाटा से भी, रिस्क से भी। और रिस्क दोनों के साथ जुड़ा हुआ, सिस्टम के साथ भी और डाटा के साथ। नहीं ना समझ आ रही कुछ बात में? सर पता नहीं क्या बातें कर रहे हो, ये सब्जेक्ट ही ऐसा ना, नया है, नई टर्मिनोलॉजीज है, नए जार्गन्स हैं। अब वो जो अकाउंटिंग टर्म्स आप बोला करते थे ना, अब आईटी वाले भी बोला करेंगे आप। होता ना कि आप उसे आई टू बी के, मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन में इस तरह के सब्जेक्ट में हुआ करते थे कि हर प्रोफेशन के अपने अपने टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, चाहे वो मेडिकल का हो, अकाउंटिंग का हो, या आईटी से रिलेटेड हो। तो आप लोगों को मुबारक हो, आईटी के जार्गन्स का भी आपको पता होगा, और अकाउंटिंग का तो आपको माशाल्लाह पहले ही पता है, ऐसे ही ना, अकाउंटिंग का सारा पता होगा। चले, तो बेटा एक छोटी सी ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ कि होता है ना कि बात को लफ्ज बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, तो कभी आपने गौर ही नहीं किया, सिस्टम से तो आपका बचपन से पाला पड़ता आ रहा है। तो कंप्यूटर सिस्टम की जब बात करते हैं तो इससे मतलब कंप्यूटर एक सिस्टम है वो सारे का सारा। उसमें क्या, कोई सिस्टम का हिस्सा क्या होता है उसमें, अगर आपने देखा होगा उस सिस्टम में शुरू के अंदर जब डाटा एंटर करते हो तो क्या पढ़े होते हैं वहां पे, याद है वो आई के अंदर आप पढ़ के आए हो, डाटा एंट्री। तो जितने डिवाइसेस हुआ करते थे डाटा एंट्री के, फिर डाटा प्रोसेसिंग के, फिर आउटपुट के लिए था ना वो इनपुट डाटा के डिवाइसेस जो भी थे, कीबोर्ड, माउस, शोस, ये वो सारा कुछ, टच स्क्रीन व्हाट्सएवर। तो मेरे बच्चे अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, इसमें भी इसी तरह मेरे बच्चे, कंप्यूटर के अंदर क्या जाता है, डाटा, और कंप्यूटर डाटा उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद मेरे बच्चे क्या देता है हमें, डाटा। ऐसे ही ना, देखो आपने नहीं सॉरी ये तो इन्फॉर्मेशन है, तो बेटा इन्फॉर्मेशन डाटे की ही किस्म होती है। होता है ना कि वो मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, ऐसे लफ्ज बोला करते थे ना, कैसा डाटा जिसके साथ कुछ मीनिंग्स अटैच हो जाए, जिससे कुछ समझ आ रही हो, वो इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटे की ही एक किस्म है। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल से, चैप्टर 1 से ही, कि ये डाटा किस किस तरह का होता है। इसका मतलब डाटा इनपुट हुआ, डाटा गया सिस्टम में, और डाटा ही मेरे बच्चे क्या हुआ, आउटपुट हुआ। लेकिन ये डाटा किससे गुजर के गया है, एक सिस्टम से। और जो रिस्क है वो रिस्क इस सिस्टम में भी है और रिस्क इस डाटा में भी है। जैसे अभी मैंने आपको टर्म बताई थी, गलत डाटा तो गलत आउटपुट हो, और हो सकता है सिस्टम ही गलत हो, सिस्टम ही मसले मसाइल, सॉफ्टवेयर ही सही ना बड़ा हो, हर कोई बंदा एक्सेस करके उसमें चेंज कर रहा हो, कोई हैकर उसको एक्सेस कर सकता हो, कुछ इस तरह के मामले बड़ी आसानी से उसमें वायरस आ सकता हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो डाटा, सिस्टम और रिस्क, ये चीजें पढ़ रहे। अब जरा आओ यहाँ पे सीएफई के लिहाज से, सीएफई में अब ये तीनों चीजें ढूंढने की कोशिश करो, यहाँ पे डाटा भी, सिस्टम भी और रिस्क भी। अभी अभी मुझे पीटीसीएल की तरफ से मैसेज आया कि डियर कस्टमर, पे योर 100% ड्यूज ऑफ ₹11,970 फॉर पीटीसीएल नंबर ये,
बाय 30 सितंबर टू गेट 25% ऑफ। तरले कर रहे हैं पीटीसी वाला, अपना बिल पे कर दो 25% डिस्काउंट ले लो। ये मैंने वो कटवाया हुआ है, इसको नया नंबर लगवाया हुआ है। आपको लग रहा है ये बंदे ने किसी ने भेजा? ये सिस्टम है उनका, ये सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर सारा डाटा जाता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है कि किसकी फीस आ गई, ये जो बिल है किसने पे कर दिया, किसने नहीं पे कर दिया। जिसका ड्यू है उसको ये मैसेज आ रहा है, और मुझे देखो ना मेरी अमाउंट बता रहा है। ये कोई बंदा थोड़ी लिखकर भेज रहा है, सिस्टम भेज रहा है। और सिस्टम में ही एक ओवरऑल उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि 25% ऑफ कर लेते हैं। डिसीजन लेकर सिस्टम को दे दिया, भाई ये कर दो। उसने सबको मैसेज कर दिया सिस्टम में। अब हजारों इनके इस तरह के लोग होंगे, लाखों इस तरह के लोग होंगे, हैं, जिन्होंने पीटीसीएल को डिस्कनेक्ट करा के किसी और उस पर शिफ्ट हो गए होंगे। उन सबको मैसेज आ रहे होंगे। जैसे आपको रात को 12 बजे आई कैब की तरफ से मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे, आप बड़े खुश होते हो कि प्रेसिडेंट साहब माशाल्लाह सारा दिन जागते रहे, बैठे रहे, ताकि आपको रात को एक मैसेज कर सके। ऐसे ना मेरा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपका डाटा है, और उस सिस्टम आपको क्या करता है। हाँ, अगर वो सिस्टम में कोई रिस्क भी हो सकता है कि जैसे 1 जनवरी को माशाल्लाह आधा पाकिस्तान तो 1 जनवरी को पैदा हुआ है। आप फेसबुक पे चेक कर लिया, सबसे ज्यादा जो बर्थडेज होंगी वो 1 जनवरी को होती, क्योंकि बेशर्मों ने सबने तो नहीं, मेजोरिटी ने गलत डेट ऑफ बर्थ दी हुई है फेसबुक के ऊपर या बाकी सोशल मीडिया एप्स के ऊपर। डरते हैं ना, अपने सारा कुछ बनाना है वहां पे अकाउंट्स, और फिर डर ये भी है कि कहीं ये ना हो कि हमारा अकाउंट हैक हो जाए, उसको लॉक करके रखते हैं। बड़ी तेरी कीमती इंफॉर्मेशन है ऊपर। और मजे की बात क्या है, तू जितने मर्जी लॉक ला, और वो तो सिर्फ इनके लिए, जिन्होंने पहुंचना है ना उनको इस लॉक की कोई औकात नहीं। आपका पता नहीं कितने सिक्योर सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ डाटा आपका हैकर्स के पास है माशाल्लाह। चेयरमैन पीटीए खुद बता रहा है मीटिंग के अंदर कि 500 रुपए का डाटा हर बंदे का, पाकिस्तान के जितने भी हैं, 500 रुपए का डाटा डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे लॉक लगा के रखा हुआ प्रोफाइल का, कोई देख ना ले माशाल्लाह हसीनो जमील इंसान को। ना बनाओ ही ना, डिलीट कर दो, तो सच्ची बता रहा हूं, डिलीट कर दो। नहीं तो देखो ना, जिस बंदे को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है वो पहले आके देखेगा सही तू है कौन, और जब देखो लॉक है, मतलब पहले तू एक्सेप्ट कर फिर मुझे देख, लेवल हो गया है। तो खुदा का खौफ करें, इस तरह की चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा गुरेज करें, ना रखें उस तरह के वहाँ पे इस तरह की चीज़, साफ सुथरा माहौल रखें, ताकि इस तरह की देखो रिस्क है ना, रिस्क है ये सारे के सारे। ले बेटा वापस है। अब ये 3 अल्फाज हैं, डाटा, सिस्टम और रिस्क। देखते हैं यहाँ पे सीएफई के लिहाज से ये यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी। डाटा, सबसे पहले डाटा ढूंढते हैं। क्या यहाँ पे मेरे अच्छे आप लोगों का कोई पर्सनल डाटा पड़ा होगा? क्या खाली आप लोगों का पड़ा होगा? ये टीचर्स यहाँ पे बाकी इंप्लॉइज हैं, इन सबका भी डाटा पड़ा होगा, पक्की बात है। तो ये सारा डाटा यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है सीएफई में। इसी तरह क्या यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड भी पड़ा होगा आपका, पक्की बात है। आपका सीआरएन वगैरह, आपके जो भी जिन सब्जेक्ट्स में एनरोल्ड हो, अटेंडेंस रिकॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, ये भी पड़ा हुआ है। क्या फाइनेंशियल डाटा पड़ा होगा? तो जाहिर बात है, जितनी फीसें हमारी रिसीव हो रही हैं उनकी सबका अभी शायद आप लोग पे करके आए हो, या हो सकता है 2-3 हफ्ते पहले चेक करेंगे टीचर पढ़ाता कैसे है। ये भी बेशर्मी है, लहदा से ही शुरू हुई है मार्केट में। पहले चेक करेंगे 2 हफ्ते, सर ट्रायल, हम आपका ट्रायल लेंगे, हक बनता है। देखो मेरे बच्चे, साइकी होती है ना मेरे, जरा थोड़ी सी मैच करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और सब देखो सीए के अंदर ये बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, सारे टीचर बड़ी मेहनत करते हैं, बच्चे को नहीं कर रहे, टीचर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी बेफिक्री रखा करें इस मामले में, कि कोई भी कॉलेज इतने कंपटीशन के अंदर कोई कहीं पे पढ़ा रहा होगा ना मेरे बच्चे, वो कुछ करके ही पढ़ा रहे हो। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आए कोई मुंह उठाए और कोई सी सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर दे। यहाँ पे इस तरह नहीं होता मेरे बच्चे, यहाँ पे घंटों के पैसे लेने नहीं आता कोई भी, यहाँ पे वाकई पढ़ाने आते हैं, और यहाँ पे पढ़ाने के ही पैसे मिलते हैं, आर्ट्स के तो मिलते भी नहीं। क्योंकि अगर आर्ट्स के मिले होते तो यहाँ पे 2-2 4-4 बच्चे बैठा के हम क्लास शुरू कर दें, और उसमें कोई बच्चा मान लो कि बैठा, तो हम तो उसको पे कर होते भी ऐसे, कई लोग इसी चक्कर में आते हैं, लेकिन वो फिर वो टीचर अनफॉर्चुनेटली इस मार्केट में एक्सेप्ट नहीं होते। खैर वापस आए। क्या यहाँ पे और मेरे बच्चे लर्निंग एक्टिविटी डाटा पड़ा होगा, जैसे एलएमएस के लॉगिन वगैरह, ये सारे बेचारे रात दिन बैठ के वो सारा कुछ ये बना रहे होते हैं। वीडियो लेक्चर वॉच टाइम, देखो आपका जो एमएस ऑफिस है, आपको पता है ना, वो भी आपने उसके आवर्स पूरे करने होते हैं। आप कई बच्चे होते हैं बेशरम, उसको चला के सो जाते हैं स्कूल से, आपका टाइम तो काउंट हो रहा होता है ना, बिल्कुल टाइम, वो काउंटर लगा हुआ वहाँ, वो टाइम काउंट करना वो भी डाटा है। क्विज अटेम्प्ट्स कितने आपने किए, कितनी असाइनमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो सारा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका। इसी बेस पे आपको उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये तो नहीं कहेंगे नहीं नहीं सर मैंने कुछ भी नहीं किया मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। इंसान है, किसी से गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा सीएफई में हो ही नहीं सकता। नहीं बेटा, उसके बाद एग्जामिनेशन डेट्स, यहाँ पे सारी बात है कि आप कब कब आपका मॉक होगा, कब कोई टेस्ट होंगे, क्या होगा, और बाकी इस तरह का रिकॉर्ड, कौन कौन यहाँ पे जो
जो हाई अचीवर्स हैं। फैकल्टी इंटरेक्शन डाटा भी यहाँ पे होगा, कब कब किसी टीचर की फीडबैक, काउंसलिंग सेशन कब रखे गए, स्टूडेंट क्यूरीज किस टीचर ने कितनी रिजॉल्व की होंगी। इसी तरह मार्केटिंग का डाटा भी पढ़ा होगा मेरे बच्चे। इसी तरह रिस्क रिलेटेड डाटा भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि हमारे सिस्टम को कितने लोगों ने एक्सेस करने की कोशिश की, वो डैशबोर्ड के ऊपर इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। तो ये डाटा यहाँ पे पड़ा होगा। अब दूसरा हमारा क्या है, सिस्टम। क्या यहाँ पे कोई सिस्टम भी काम कर रहा होगा? पक्की बात है मेरे बच्चे, डाटा किसी ना किसी सिस्टम से गुजर रहा होगा। अब सिस्टम यहाँ पे कौन से हैं? सबसे पहले मेरे बच्चे हमारा ओवरऑल जो, अगर आप कभी जाएंगे तो आतिफ साहब जो हमारे हैं उनके सामने हमारा जो MIS है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कह रहे हैं या जो भी है, ये उसके पास हमारा सिस्टम लगा हुआ। उस सिस्टम के अंदर मेरे बच्चे जितनी आपकी फीस की डिटेल, जितनी स्टूडेंट्स की डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे उस सिस्टम में जारी होती है। अगर हम किसी भी बच्चे की कोई डिटेल लेना चाहें तो उसको आप आतिफ को कहेंगे, वो सर्च करेगा। आप ये सर्च कैसे करते हैं, कैसे वो सारा कुछ ढूंढते हैं, ये भी आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो सर्च करेगा उस बंदे के पूरा रिकॉर्ड, कब उसने CFE में 5 साल पहले, 4 साल पहले एडमिशन लिया, कौन कौन सा सब्जेक्ट कब कब पढ़ा, कब कब कोई फीस जमा करवाई, कब कब उसने डिफॉल्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर आ रही है। ये हमारा एक सिस्टम है। अब लफ्ज इसके लिए मैं डाटा नहीं बोल रहा, ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है। कहते हैं ना यार उनका सिस्टम, यार वो अक्सर बच्चे भी कहते हैं सर वो होता ना कि बात का वो रेफरेंस लेटर या कुछ इस तरह का, किसी ने बाहर जाना है उसके लिए एक लेटर लेने आते हैं SCCA के FCA, वो बड़ा पुराना पड़ा होता है बेचारों ने, कई कई साल पहले। वो आगे हमें कहते हैं कि सर मैंने फलाने इस दौर में पढ़ा था, तो हम उसको देखते हैं सिस्टम में। वो हम कहते हैं कि वो तो बड़ी देर हो गई, कहता है सर सिस्टम में चेक करें, आ रहा होगा। तो इसका सिस्टम तो है। इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पे आपका जो LMS जो आप ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, वो भी हमारा क्या है, एक सिस्टम है। ये सिस्टम इसलिए लफ्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो खाली खाली वो ये नहीं कि लेक्चर वहाँ पे चल रहा है और आप देख रहे हो। मैंने अभी आपको बताया था, जब सिस्टम का लफ्ज बोला जाए उसमें क्या होते हैं, बड़े सारे पार्ट्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। उसमें इंसान भी होते हैं, उसमें कुछ रूल्स SOPs वो भी होते हैं, उसमें मेरे बच्चे टेक्नोलॉजी भी होती है, उसमें डिवाइसेस भी होते हैं, उसमें सारा कुछ मिल मिला के काम कर रहा होता है। इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पे असेसमेंट सिस्टम भी होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम भी होंगे। जैसे अभी ये कम्युनिकेशन हो रही है ना, जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली हुई है वो घर बैठ के रन कर रहे हैं, ये सिस्टम है। ये भी तो सिस्टम है। वो ये कहेंगे सर आपका डाटा कैसा है, हम घर बैठ के क्लास ले लें, ऐसा थोड़ी होता है। सर आपका कोई ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है? हाँ, हमारा ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है, कि आप जूम के जरिए, इन चीज़ों के जरिए आप क्लासें अटेंड कर सकते हो। इसी तरह मेरे बच्चे मार्केटिंग का ये सारा कुछ, यहाँ पे बड़े सारे सिस्टम भी है। तो डाटा, सिस्टम, उसके बाद अगली बात क्या आ गई, रिस्क। क्या कोई रिस्क है? पक्की बात, आपका डाटा यहाँ पे CFE में पड़ा हुआ महफूज नहीं है। क्यों? क्यों महफूज नहीं सर? हो सकता है जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ वहाँ पे कोई अनऑथराइज्ड बंदा, यहीं पे फाइलें पड़ी होती हैं सारे के सारे, क्या कहीं पे कंप्यूटर में पड़ा हुआ हो सकता है कोई अनऑथराइज्ड बंदा, अगर तो कंप्यूटर में पड़ा हुआ कोई हैकर, अगर वैसे पड़ा हुआ था कोई वैसे ही बंदा उस डाटा तक पहुंच जाए, आपके फॉर्म्स तक पहुंच जाए। और कई लोग वैसे ही आपका कोई बड़ा बता के कि मैं फलाने बंदे का बड़ा हूं, यहाँ से कोशिश करता हूँ कोई डाटा लेने की, तो इस तरह के लोग भी होते हैं। इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं। कोई फिशिंग ईमेल आ गया या कोई रैंसमवेयर्स होते हैं, अटैक्स इस तरह की, ये पढ़ेंगे, ये सारी टर्मिनोलॉजीज होती है ना। आपको बड़े डिफरेंट तरह की ईमेल्स आते हैं, मुबारक हो आपकी लॉटरी निकली है, क्लिक करें यहाँ पे, और टिक 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 जग रहा होता है हैं? और कहते हैं ले भाई, कार्यालय से कभी कुछ नहीं देता, ऐ देखो पाजी उन्होंने मेरी लॉटरी कर देती हैं? आपने इतने मिलियंस का इनाम जीत लिया है। भाई औकात है इतनी किस्मत है, कुछ नहीं जीता आपने, ना ही कुछ इस तरह का होता है कभी भी, किसी वक्त भी। पाकिस्तान में ये लॉटरी वैसे ही ये इलीगल भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। लॉटरी पाकिस्तान में क्या है, इलीगल है। कभी कोई लॉटरी नहीं लगेगी आपकी, कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे जब भी आप उस पर टिक करेंगे, होता है ना मछली वो कंडे में फंस गई, ये इसलिए इसका लफ्ज भी ये रखा हो। अब वो कंडे में फंस गए, आपकी जितनी क्लिक करते ही डिटेल सारी की सारी उनको चली गई। या बात का वो कुछ चीजें कहते हैं कि यहाँ पे लॉगिन करो, जब लॉगिन करते हैं तो वो सारी डिटेल उनको चली जाती है। इसी तरह रैंसमवेयर्स भी होते हैं, ये भी कमाल का काम है। आपकी किसी भी डाटा को, जैसे हमारे साथ हुआ, हमारा जो पिछला वो था यूट्यूब चैनल, अच्छा खासा वो जब ग्रो कर गया बेचारा, उसको इसी तरह किसी ने हैक कर लिया, और कोई वो गेम्स खेलता था, वो फ्री फायर कुछ इस तरह का, जो भी उसने वो गेम्स उसके ऊपर वो बाद में अपलोड की थी। पहले उसने हमें हमें कहा कि भाई चाहिए वापस, हमने कहा कि भाई हमारा तो चाहिए, क्या मतलब तू दे, करे इतने पैसे दो मैं आपको दे देता हूँ। इसको क्या कहते हैं, रैंसमवेयर। जो होता है कि किसी को अगवा करके तवान मांगना, तो उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को अगवा किया और हमसे तवान मांगा कि आपका यूट्यूब चैनल ये बच्चा आपको वापस कर देंगे, आप क्या करो, इतना तवान पे कर। हमने कहा कि नहीं तू रख, हम कौन सा इससे बड़ा कमा रहे हैं कि इतना तुझे पे करें। हमने नया यूट्यूब चैनल बना लिया, अब वो फिर हैक कर लेगा इसको। रिस्क है ना बच्चों, पढ़ क्या रहे हो, रिस्क जो मर्जी कर लो, सिस्टम है तो उसमें रिस्क भी है, इससे आप बच ही नहीं सकते। माशाल्लाह लोग हर हर जो हम वो निकालेंगे ना जोड़, उसका वो तोड़ निकाल देंगे, यही चलता आ रहा है मेरे बच्चे इसमें। खैर उसके बाद, लेकिन जिस
जोड़ का अभी तक तोड़ नहीं निकला, वो ये नहीं निकला कि हम मैच कैसे जीत सकते हैं, वो अभी तक इसका तोड़ को नहीं निकला। लेकिन सिस्टम डाउन टाइम ये भी रिस्क होता है कि अक्सर होता है ना कि बच्चों के जब पेपर नजदीक आ गए वो सिस्टम ही डाउन है सर, लेक्चर ही एक्सेस नहीं हो रहे, तो इस तरह के मामला भी होते हैं। इस एक्सेस रिस्क भी हो सकता है, इंटेग्रिटी रिस्क भी हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो ही गलत है, कुछ इस तरह की चीजें। तो ये सारे में यहाँ पे रिस्क भी है। तो सीएफई में आप बैठे हो, यहाँ पे डाटा भी है, यहाँ पे सिस्टम्स भी हैं, और यहाँ पे रिस्क भी है। यही चीजें हमने पढ़नी है। इसी तरह की चीजें आपको सिनेरियो दे देगा सीएफई का ही एक बना के, सारे अज्यूम कर लो, आपको एक दे देगा और बताएगा यहाँ पे क्या रिस्क हो सकते हैं। जब वो पढ़ेंगे आपको सारा इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये किस तरह हो सकता है। ये थोड़ी बहुत समझाइए डाटा सिस्टम रिस्क की कि पढ़ने क्या जा रहे हो। तो बेटा अब हमारे चैप्टर कितने वाला, लेकिन साथ 4 एनेक्सिस में ये भी बोल रहे हैं ना, मेरे आधी बात नहीं करनी, पूरी बात बतानी। अब जरा थोड़ा हम इसको देखते हैं कि ये हमारे चैप्टर्स में है क्या। देखो खाली बातें तो करने को तो बथेरी हैं करने को, ये इसमें ये है वो है, तो उसका फायदा क्या हो, हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं, ओरिएंटेशन है ना, तो सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में आपने पढ़ना क्या है। 3 ग्रिड है हमारे। सबसे पहला ग्रिड कौन सा, डाटा। इसका जो चैप्टर नंबर 1 होगा उसमें आपने पढ़ना ही क्या है, इसमें टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ेंगे और सोर्सेज पढ़ेंगे। यानी कि डाटा हमारा किस किस तरह का होगा, क्वालिटेटिव भी होगा, क्वांटिटेटिव भी होगा। अब हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। क्वालिटेटिव क्या है, जो वो आगे बताएगा, जिसमें नंबर्स ना हो, जो सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया गया, जैसे सर क्या फजूल पढ़ा रहे हो आप। ये कौन सा डाटा, क्वालिटेटिव है। ये क्वांटिटेटिव नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही नलायको आपको। ये क्या है, क्वालिटेटिव है। यानी कि कोई नंबर तो नहीं इस्तेमाल हुए इसके अंदर। लेकिन मेरे से क्वांटिटेटिव भी होगा। सर आपके 5 लेक्चर में से सिर्फ 3 की समझ आएगी, क्वांटिटेटिव डाटा भी होगा। आप में से सिर्फ 2 बच्चों को समझ आ रही है, बाकी 20 को समझ नहीं आ रही। ये कौन सा डाटा, इस तरह देखेंगे। इसमें स्ट्रक्चर्ड भी होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी होगा। इसको पढ़ेंगे। आप देखें ना इस तरह के ये जो जार्गन है, ये आईटी वालों को मोस्टली पता होता है, सॉफ्टवेयर वालों को। लेकिन अब ये सारे आप यहाँ पे भी आप लोग सीख जाओगे। इसी तरह मेरे बच्चे सोर्सेज कहाँ से डाटा हासिल करेंगे हम देखेंगे। अपना इंटरनली यहाँ से बड़ा सारा डाटा जनरेट होता है सीएफई के अंदर। इसी तरह मेरे बच्चे एक्सटर्नल डाटा भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर से भी डाटा इकट्ठा ले सकते हैं। कई लोग हैं उनका काम है सर्वे करना डिफरेंट तरह के, जैसे होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज, कई वो खुद सर्वे करते हैं, सारा काम करते हैं डाटा, कई हुए सर्वे को यूज करते हैं। तो प्राइमरी डाटा भी हुआ करेगा, इंटरनल भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, प्राइमरी भी होगा, जो भी है। तो इस तरह के मेरे बच्चे फिर चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ये थोड़ी बता रहा हूँ, जरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि चैप्टर में आपने पढ़ना क्या। पहले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा और सोर्सेज, यानी कि डाटा किस तरह का होगा और कहां से हासिल करेंगे। इसी तरह दूसरा जो चैप्टर होगा वो डाटा गवर्नेंस और मैनेजमेंट के बारे में बताएगा। अब गवर्नेंस का लफ्ज मेरे बच्चे आप जानते ही हैं, जैसा होता है ना कि पंजाब में बड़ी गुड गवर्नेंस लफ्ज सुनते हैं आप। केपीके में बड़ा पैसा है, वहां पे लोग बड़े मेहनती हैं, लेकिन वहां पे गवर्नेंस सिस्टम अच्छा नहीं है। अच्छा, जो गवर्नेंस का लफ्ज है मेरे बच्चे, ये क्या होती है वैसे लफ्ज जो गवर्नेंस, इसमें कई चीजें मिलकर, पॉलिसीज, रूल्स, ये सारा कुछ मिल मिला के लफ्ज गवर्नेंस बनता है। ये करेगा यहाँ पे क्या, ये जो आपका डाटा है, जो आपका सिस्टम है, उसको एक्यूरेट रखेगा, है? उसको एक्यूरेट के साथ साथ उसमें जो डाटा पड़ा हुआ उसको महफूज रखेगा, सिक्योर रखेगा, है? उसको मैनेज करेगा इसको। ये सारी मेरे बच्चे गवर्नेंस में आया करेंगे। इसी तरह मेरे बच्चे जो की एरियाज होंगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे, डाटा क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह का सेंसिटिव पब्लिक डाटा अकाउंट से होते हैं, लाइफ साइकिल क्या होगी, यानी कि डाटा क्रिएट होने से लेके डाटा खत्म होने तक ये कैसे सारा सिस्टम चलेगा। मेटा डाटा के बारे में बात करेंगे कि मेटा डाटा क्या होता है, ये डाटा के बारे में डाटा, इसको मेटा डाटा कहते हैं। जैसे वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होता है ना कि जब आपके सामने कोई फाइल पड़ी हो सामने, आप उस फाइल के ऊपर कर्सर लेकर जाइए। जब आप उसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे, वो देखो उस फाइल में डाटा पड़ा हुआ, वो जब कर्सर करेंगे ना ऊपर एक वो पॉपअप एक विंडो ओपन हो जाएगी, वो आपको बताएगी ये फाइल कब जनरेट हुई है या कब ये मॉडिफाई हुई है, इसका नाम क्या है, ये इसके अंदर इस तरह की डिफरेंट तरह की कितने एमबी की है, साइज क्या है, इस तरह की ऑनर कौन है, व्हाट्सएवर, इस तरह की चीजें बताएगी। ये जो ऊपर आ रहा है ना, इसको लफ्ज क्या बोलते हैं, मेटा डाटा। इसको कहते हैं डाटे के बारे में जो डाटा होता है उसको मेटा डाटा कहते हैं। जैसे वैसे मैं कह रहा हूँ, जैसा होता है ना आपकी किताब है, आपके किताब के अंदर शुरू में कंटेंट्स दिए होते हैं, इस किताब में पढ़ना क्या है, ये डाटे के बारे में डाटा है। बात समझ आ रही थोड़ी सी। तो खैर इस तरह की ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसी तरह जो चैप्टर 3 होगा मेरे बच्चे, वो है इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स। ये आप चलते फिरते मेरे बच्चे आप यूज कर रहे हो, आपको लगेगा शायद ये कोई नई चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जब आप होटल में बैठे हुए चाय पी रहे होते हैं ना, याद है ना, उसकी सारी की सारी जमा पूंजी है, अंदाजा लगाते हो ये कब पैदा हुआ होगा, कब इसने ये दुकान शुरू की होगी, और आज इसके दुबई में कितने मॉल्स होंगे, और कौन कौन सी मान लो एयरलाइन का ये मालिक है, आप अंदाजा लगाते हो ना वहां पे बैठ के। ये सारे का सारा मेरे बच्चे यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स में आप यूज करोगे। जैसे होता है ना कि जैसे एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिटिक्स भी होंगे, जैसे एनालिसिस करना डाटा। देखो हमारे जो पिछला महीना था उसमें हमारे जो पीआरसी के एडमिशन हुए हैं वो हुए हैं 100, जो गुजर चुका, जैसे डिस्क्रिप्टिव जो हो चुका, व्हाट हैपेंड जो हो चुका है, इसके बारे में एनालिसिस करना क्या हुआ पिछले महीने में, और क्या 100 पीआरसी के एडमिशन, ये आगे डायग्नोज करेंगे ये क्यों हुआ है,
ये 100 जो हुए हैं ये कम हुए हैं, ये क्या क्या वजह है? क्या हमने मार्केटिंग कम की? क्या हमारा कोई टीचर छोड़ के चला गया? इस तरह की चीजें। और उसके बाद प्रेडिक्टिव, आगे इसको, आगे प्रोडिक्शन क्या है, अगर मान लो पिछले महीने में अगस्त में इतना है तो आगे अक्टूबर में कितना हो सकता है, इस तरह के एनालिसिस करेंगे। और प्रिस्क्रिप्टिव, आगे सुजेस्ट कि अगर हम इतना ये हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सुजेशंस है। उसमें मार्केटिंग ज्यादा करो, ज्यादा एम्बेसडर रखो, ये करो वो करो, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। ध्यान पर टेक्निक, बात समझा रही है थोड़ी बहुत? तो इस तरह की चीजें हम बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। इसी तरह हम बच्चे चैप्टर 4, लफ्ज क्या है इसका, नाम क्या होगा, बिग डाटा। तो नाम से ही पता चलेगा, अच्छा जो नाम है उसका मतलब वही है, ये खुद से ना कोई सोच रहा हूँ ये पता नहीं आईटी की कोई टर्म होगी। बिग डाटा का मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा डाटा, उसके लफ्ज क्या है, बिग डाटा। अब जस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, एक कहता है कि इसमें ये 5 खसूसियात मिलकर क्या बनाती हैं बिग डाटा। ऐसा डाटा जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। अब सर ये कैसे हो सकता है, कहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो सकता है? जस्ट एग्जांपल, अगर आप फेसबुक को उठा के देख लो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे इसके जो यूजर्स हैं वो चंद लाख होंगे? नहीं, करोड़ों में यूजर्स हैं। और जो करोड़ों में यूजर्स हैं वो एट ए टाइम कितना वहां पे पिक्चर्स, वीडियोस या कमेंट्स कर रहे होंगे, बेतहाशा लोग एट ए टाइम। ये सारा मेरे बच्चे इतनी बड़ी जो मकदार में ये डाटा जा रहा है फेसबुक के ऊपर, कहीं ना कहीं तो ये सारा इकट्ठा हो रहा है ना। तो ये मेरे बच्चे क्या है, ये बिग डाटा है। इसी तरह अगर आप अमेजोन की बात कर लें, वही लाखों करोड़ों लोग एट ए टाइम बैठे हुए, कोई ऑर्डर कर रहा है, कोई ऑर्डर करके कैंसिल कर रहा है, कोई रिव्यूज दे रहा है प्रोडक्ट्स के बारे में, ये सारा कुछ इतना कुछ जो वहां पे चल रहा है, आपको लग रहा है सेकंड्स में वहां पे, जिसको कहते हैं ना कि वो जो आखिरी टर्म है ना, याटा बाइट्स, खैर वो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा एग्जैजरेट हो गया है। इस तरह डाटा सेकंड्स में वहां पे जनरेट हो रहा होता। तो मेरे बच्चे वो क्या बन रहा होता है, वो बिग डाटा बन रहा होता है। इसी तरह बैंकों में उनके लाखों कस्टमर्स होते हैं जो पेमेंट्स कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे वो जो डाटा है, तो इस तरह के मेरे बच्चे, एक तो ये साइज में है ह्यूज, उसके बाद वेलोसिटी यानी कि फास्ट में। अब देखो ना, एक सेकंड में, ये नहीं होगा कि आपने कमेंट किया वो कहेंगे भाजी अगर किसी और बंदे का ये कमेंट जा रहा है तो जरा वेट करो, वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो कहता है अभी थोड़ा सा रुक। हाँ, वो चैट जीपीटी में होता है, आप कहते हो ये मुझे ये पिक्चर बना दो, वो कहता है कि भाई बड़ी सारी दुनिया बना रही है, थोड़ा सा वेट कर। वहां पे भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, लेकिन वो हमें बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फ्री में कर रहे हो ना यूज, थोड़ा सा पैसे लगा के देखो, वो शायद ये काम नहीं करेगा। आप फ्री में कर रहे हो फिर तो वो कहेगा। लेकिन ये जो जितने भी यहाँ पे अब जो लोग कारोबार कर रहे हैं ऑनलाइन, दराज वाले हैं या अमेजोन वाले जो भी है, ये थोड़ी करेंगे। आप ऑर्डर करना चाह रहे हो, कहें भाजी वेट कर रहा, दूसरे बंदे ने ऑर्डर कर लिया ना, सेकंड्स में आपका ये सारे का सारा प्रोसेस होगा। था इसी तरह यहाँ पे वैरायटी होगी डिफरेंट फॉर्म्स का, कोई कमेंट कर रहा है, कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई रिव्यू दे रहा है, कुछ कर रहा है, विरासती होगी डिफरेंट तरह का, और सॉरी ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी कि वो ये हो जो डाटा आप अपलोड कर रहे हो, जो कमेंट होता है ना कि बात का, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको कोई पेमेंट ट्रांसफर करता हूँ, अब ये थोड़ी है कि मैं पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ये ना हो कि खुदा ना खासा मेरा ये जो डाटा है ये किसी हैकर्स के पास या कोई और जो बैंक जिसने मुझे एप्लीकेशन दी है उससे मेरे बच्चे उसकी 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 सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए बंदोबस्त किया हो। इसी तरह मेरे बच्चे यहाँ पे वैल्यू की बात करेंगे कि ये कितना अहम होता है। ये जो होता है ना कि ये जो रिव्यूज दे रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के, अमेजोन की बात करना है या द्राज की जो भी है, मेरे बच्चे उनके लिए कितने अहम होते हैं। किसी प्रोडक्ट को हमने लॉन्च करना है, इसको खत्म कर दें या इसको इसमें कोई डिस्काउंट दे देंगे, सारे फैसले मेरे बच्चे इसी बेस पे करते हैं, इस बिग डाटा के बेस पे। बात समझा रही थोड़ी बहुत? तो ये मेरे बच्चे हम पढ़ेंगे सारी बातें चैप्टर नंबर 4 के अंदर। इसलिए चैप्टर नंबर 5 होगा ये आपका, उसी तरह की ये बातें आप पढ़ के आए हो उसमें आईडीबी के अंदर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। होता ना कि पुराने वक्तों में ये एक ये वेयर हाउस है कोई डाटा जिसमें हम सारी फाइलें शाइलें रखा करते थे। तो कोई ना कोई बंदा होता था उसको कहता यार फलानी क्लाइंट की ये फाइल इस महीने की ये निकाल के लेकर आ, वो बेचारा ढूंढता था उसमें लेकर आता था। अब मैं अभी थोड़ी देर में मैंने बैंक में जाना है, अब मैं जाके उनसे कुछ क्यूरी करनी है कि मेरे अकाउंट का थोड़ा सा बैलेंस वगैरह बता दो सारा कुछ। अब वो क्या करेंगे, अब वो उन्होंने सिस्टम ऑन करना है, उसमें कोई ना कोई जाहिर बात है कि सिस्टम के साथ इंटरेक्शन के लिए उनके कोई क्यूरी करेंगे कि ये उनका सीएनएसी है, जरा इनकी डिटेल दे। अब आपको लग रहा है वहां पे कोई बंदा भागा जाएगा और आना नवीद का वहां से सारा कहीं मेरा अकाउंट का जितना रिकॉर्ड है ला के उसको देगा ये ले। कोई ना कोई तो बैकएंड पे मेरे बच्चे उसी इंसान की तरह कोई एप्लीकेशन काम कर रही होगी ना, ये जितना डाटा एंटर कर रहे होते हैं, और फिर जब वो डाटा हम दोबारा रिट्रीव करते हैं, इस सब को रखना कहां पे रखना और उसको ला के दोबारा आपके सामने जब प्रेजेंट होता है, इस सब को मैनेज किया जा रहा था थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके लिए लफ्ज क्या बोला जाता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि होता है जैसे दराजों में चीजें रखी, इसी तरह वो हर बंदे की, अगर मेरा डाटा ना कोई नया मैं डाटा एंटर कर रहा हूं, वो डाटा उठा के मेरे ही जाके अकाउंट में वो सारा स्टोर कर रहा हूं, और जब वो डाटा मांगेंगे मेरे बारे में वो मेरे ही अकाउंट से लाके डाटा देगा। तो इसके पीछे मेरे बच्चे बहुत प्रोग्रामिंग होती है।
तो ये सारा कुछ किस तरह चल रहा होता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत। ये पढ़ेंगे मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। इसका चैप्टर नंबर 6 ये बड़ा अहम है, ये डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एंड डाटा वेयर हाउसिंग, इस तरह की बातें पढ़ेंगे। होता है ना कि बात को तो कोई डाटा हमारे काम का ही नहीं, जैसे आप बड़े होंगे तो आप पढ़ेंगे सिलॉ के अंदर कि जो कंपनी है वो 10 साल तक का डाटा संभाल के रखे। जो 10 साल से पुराना डाटा हमारे सिस्टम में पड़ा हो, हमारे किसी काम का नहीं, उसको खत्म कर देंगे। या कोई ऐसा डाटा जो रिपीट हो रहा हो, डुप्लीकेट हो, है जो वैसे कोई गलत हो गया हो, तो इस तरह के डाटा को खत्म करना, इस तरह की जो चीजें करेंगे वो हम किस में करेंगे, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में। तो ये भी मेरे बच्चे जाके चैप्टर नंबर 6 में, तो ये हमारा ग्रेड ए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा ग्रेड बी आएगा जो सिस्टम्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना चीजें, ये सिस्टम है, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा नई नहीं होंगी। जैसे पहला चैप्टर आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर, ये आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था, याद है आर्किटेक्चर किसको वहां पे पढ़ा था कि क्या होता है। जब ये जस्ट एग्जांपल मेरे सामने ये लैपटॉप पड़ा हुआ, ये कैमरा लगा हुआ, वो मल्टीमीडिया, ये सारा कुछ अगर हम जोड़ दें ना, इसके इसके एक पेज के ऊपर इसकी लाइनें बना दें, ये राणा साहब के सामने सिस्टम पड़ा हुआ है, इसकी तार ये उसके साथ लगी हुई है, और ये मल्टीमीडिया, ये इसकी जो शक्ल बनेगी उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर। वो था ना वो बस ट्री, इस तरह की वो सारी चीजें आपने पढ़ी थी नहीं, वो नेटवर्क जो टाइप्स वगैरह पढ़ी नहीं पढ़ी। सर पास हो गया अल्लाह दी कसम, पता को नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है कि कोई बात नहीं, ऐसे देखो ऐसे भी तो पास हो जाता है। उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि हमें अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दें, पास हो गया ना, यही चाहिए। अब अच्छा ये भी एक चीज और भी मैं आपको ऐड करता जाऊँ, यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो ना, ये पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो खुदा ना खासा हम कहते हैं ना यहाँ से सीख के जाओगे, वो बहुत कम है। हाँ कुछ चीजें सीखोगे, ऑर्डर में स्टैंडर्ड्स हैं जो अप्लाई हो रहे होंगे, लॉ में कुछ चीजें, लेकिन ये जो बाकी पढ़ा रहे हो ना मेरे बच्चे, आपने करना ही क्या, वहां पे सारा सॉफ्टवेयर कर रहे हो। बस आपको चेक कर रहे हैं कि आप इस कैलिबर के हो, कि आपके हाथ में साइन करने की पावर दे दें। बाकी सब आपके मातहत लोग करेंगे, सिस्टम करेंगे, आपने करना ही क्या है। वल्लाह के कभी आप डेबिट क्रेडिट करेंगे कि इसको डेबिट होना चाहिए क्रेडिट, हाँ किसी का किया हुआ देख रहे होंगे शायद। तो इसलिए मेरे बच्चे इन चीज़ों के बारे में परेशान ना हुआ कर। मैं एक चीज़ हमेशा फोकस करता हूँ, बच्चे को बताता हूँ सिर्फ पेपर पास कर, कहता ना तो इतनी आइंस्टाइन बन के जाना है। ये मेरे बच्चे गलत अप्रोच होती है। हाँ कुछ कहते हैं कि ठीक है, अगर वो रिटेन करके रख सकते हैं चीज़ों को, खुद सोचो। अभी मैंने आपको बताया कि आई चैप्टर 5 में ये पढ़ कर, तो इतनी की रिटेंशन होती है मेरे बच्चे, इसकी भी इतनी की होनी। अब जिन बच्चों ने लॉ का पेपर दिया, आप में से कुछ बच्चे हैं, कोई चीज़ पूछ लूँ मैं आपसे, वैसे कह रहा हूँ। तो मोस्टली चीज़ें बी लॉ की तो फिर भी एक कॉमन सेंस थी, कुछ उसमें कॉमन सेंस भी थी। सी लॉ में तो माशाल्लाह फिर आपको पता ही है जिसने दिया हुआ। खैर कहने का मतलब कि मेरे बच्चे यहाँ पे अप्रोच क्या रखनी है, पेपर पास करो, सीख लेंगे इंशाल्लाह सारे का सारा। और बहुत कुछ सीखा हुआ आपके किसी काम ही नहीं आना। बड़े अलजबरा पढ़े आपने, बड़ा कुछ सीखा आपने, बड़े मसले पढ़े थे 10-12 जो भी रट्टे लगाए, कोई आया किसी काम। तो इसलिए मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखा करो, जज्बाती होकर नहीं पढ़ना। तो सिस्टम, ये हमारा ग्रेड बी, वो कहाँ से शुरू होगा, सिस्टम आर्किटेक्चर से। और इसमें हम वही वही बातें मेरे बच्चे उसी तरह की पुरानी लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इस तरह के सारा कुछ पढ़ेंगे। वो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या हुआ करती थी, इसको देखेंगे। और एंटरप्राइज, ये भी आपने वहाँ पे पूरा पढ़ा था, याद है, डिफरेंट तरह के सिस्टम से। और सिस्टम में आखिरी जो सिस्टम था वो ईआरपी था। ईआरपी क्या करता था, जितने एचआर के, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, वो जितने सिस्टम थे सबको जोड़ देता था। एक ओवरऑल एक विंडो में आपको एक डैशबोर्ड के ऊपर सारी एंटरप्राइज की इंफॉर्मेशन दिया करता, उसको ईआरपी कहा करते थे, यानी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम भी इसका नाम रखा हुआ था। याद है नहीं? वो मेरे बच्चे दोबारा यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9, हाँ इस तरह की ये चीजें होंगी, कुछ नया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आज के दौर में आगे कुछ नया क्या आ रहा है जो आपको सीखना है। अच्छा ये देखना कितना का नया है। यहाँ पे जो तस्वीरें आई कि आपने अपनी किताब में यूज की हो, 6-7 साल पुरानी है। ये ना समझना कि अभी अभी कुछ आया है, अभी कल ही आया है, ऐसा कुछ नहीं। ये सालों से मेरे बच्चे 20-25 साल से डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है, अब इसमें क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, अब हमें पढ़ाना पड़ रहा है। चीजें तो डिफरेंट जगहों पे पहले भी थी, ये एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जब ये इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई, सारी चीजें अब शिफ्ट इस पे होगी, अब हमें हमारी मजबूरी बढ़ गई कि भैया अब इनको पढ़ो। याद रखोगे, होता ना कि जब किसी अच्छी जगह पे जाया करते ज्यादा खुद खुद ब खुद ही खुल जाया करता। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा कुछ बड़ी देर से काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसका जरा प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बेटा तो यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? यानी कि आप देखो ना, इंटेलिजेंस अकल के लिहाज से बात हो रही होती है। जब हम किसी चीज को पढ़ें, उसे सीखें और उसे होता ना कि उसको अप्लाई करें कहीं पे। और आज के दौर में ये सारा काम कौन कर रहा है? ये हमारे सिस्टम कर रहे हैं। और ये सीखता है, ये भी सीखता है, और इसको डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करता है। ये होता है ना कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता, बेशर्मों को उठा उठा के अपना बड़ा कॉन्फिडेंशियल डाटा एआई को दे देते, इससे मुझे रिपोर्ट बना दो। अब वो डाटा उसके पास चला गया है, अब वो डिफरेंट जगहों पे वो भी उसका प्रयोग करेगा वो।
एआई, तो वो चीज शायद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को उठा के आप इसको ना दिया करें, हर तस्वीर को उठा के इसको एडिट कर दो, वो आगे किसी और को एडिट कर करके दे रहा होगा। तो एआई इसी तरह ब्लॉकचेन भी होगा, नई टेक्नोलॉजी, ये भी डाटा स्टोरेज इस तरह का काम है। ये भी मेरे अच्छे बिल्कुल इस तरह का मामला होगा कि यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स में डाटा स्टोर होता है, और ये ब्लॉक्स इतने मेरे अच्छे स्ट्रांग होता है कि एक ब्लॉक से डाटा दूसरे ब्लॉक में जाते हुए इसमें बड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ये जो आपका बिटकॉइन और ये जो ये क्या इसको कहते हैं, क्रिप्टो, ये सारे का सारा मेरे अच्छे इसके जरिए मैनेज किया जाता है। यानी कि इसमें जो डाटा हो वो 100% ऑथेंटिकेटेड होता है, उसमें ये नहीं होता कि इसकी कोई टेम्परिंग हुई होगी इस डाटे की। तो इतना सिक्योर करके इस सारी चीज को लेकर चल रहा होगा। तो इसी तरह फिनटेक नाम से ही जा रहा है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये जो बैंकों में ये जैज कैश, ये सारा इजी पैसा जो यूज कर रहे हो, ये सारा क्या है, फिनटेक। इसी तरह मेरे बच्चे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो क्या है, वो जो हम कहते हैं अलेक्सा, अलेक्सा या अलेक्सा, अलेक्सा, अलेक्सा दरवाजा बंद कर दो, अलेक्सा ये पंखा बंद कर दो, अलेक्सा लाइट ऑन कर दो, इस तरह की चीजें करते हैं ना ये मेरे बच्चे, जो हमारी रोजमर्रा की चीजों को जो आईटी मैनेज कर रही है, इसके लफ्ज बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। होता है ना कि बात कर वो धुआं शुआं आ गया किसी होटल में, वो फायर अलार्म बज गया, इस तरह की सारी चीजें। इस तरह रोबोट्स मेरे बच्चे, बड़े बड़े जगहों पे रोबोट्स इंसान इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इस तरह की चीजें मेरे बच्चे ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर मेरे बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा, ये हमारी क्लास 2:15 तक है ना, ठीक हो गया। इस तरह चैप्टर नंबर 10 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, ये बात अभी जो हमने पढ़ा था इसका थोड़ा सा, मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीनें कैसे सीख रही हैं, हम तो सीख नहीं रहे हैं, लेकिन मशीनें सीख रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से, यकीन करना, ये हर रोज डेवलप हो रही है और इनमें खुद से भी अब सीखने की सलाहियत मौजूद है। इसी तरह मेरे बच्चे ये डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग होता है ना कि बात करना, मैं ये फेसबुक यूज कर रहा हूँ, करते करते स्क्रॉल में किसी जगह पे रुक गया, अब इसने लर्न कर लिया है कि राणा साहब किस चीज पे रुके हैं, अब अगली चीजें भी वही दिखाएगा, ये सीख गया वो है। इसको कहते हैं डीप लर्निंग। यानी कि होता है ना कि इंसान के दिमाग की तरह जो न्यूरोलॉजी होती है जिस तरह है, इस तरह की सेंस मेरे बच्चे इसके अंदर है। इवन देन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आज मैंने बैंक में जाना, हो सकता है जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे बैंकों के एड्रेस आने शुरू हो गए। मतलब है कुछ ना कुछ चल रहा है आपके साथ, इर्द गिर्द जादू है, बस आप महसूस करना है आप लोगों ने। ये मेरे बच्चे यहाँ पे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर, ये चैप्टर नंबर 9-10 यानी कि ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग मेरे बच्चे, ये जो डाटा स्टोरेज से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। या जैसे होता है ना कि ये IaaS होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बात का होता है कि डाटे ये सारा ऐप शैप डेवलप करते हैं ना लोग, उसके लिए इस तरह के ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस होंगे कि कोई बंदा उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, यहाँ पे बैठ के अपनी ऐप्स को बनाओ, कोई बंदा कोई प्लेटफॉर्म दे देगा, कोई बंदा सॉफ्टवेयर दे देगा। ये सारी मेरे अच्छे चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। क्लाउड स्टोरेज, बस अभी इतना दिमाग में रख लेना, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये स्टोरेज के कुछ तरीकाकार होंगे जो चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 जैसे भी मैंने आपको बता दिया, ब्लॉकचेन और फिनटेक के बारे में होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 मेरे बच्चे, इंपैक्ट ऑफ डिजिटल डिस्ट्रप्शन ऑन बिजनेस एंड अकाउंटेंसी, यानी कि ये जो डिजिटल वो हुई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, इसने किस तरह कारोबार खत्म कर दिए, इंपैक्ट इसका पढ़ेंगे। जैसे होता ना कि पुराने वक्तों में याद है जब शादी ब्याह हुआ करते थे, वहां पे वीडियोस बन रही होती थी, वो सारा कुछ, तो लोगों की दुकानें हुआ करती थी वीडियो बनाने वालों की, मूवी मेकर्स। अब आपको दुकानें वो बड़ी रेयर ही है कहीं पे नजर आए, बस चला हर कोई बंदा घर में मूवी बना रहा होता, अब उसकी जरूरत ही नहीं उस तरह की, उनके कारोबार खत्म हो गए। इस तरह जगह जगह पे वो होता है ना, VCR देने वाले, CD प्लेयर देने वाले लोग बैठे होते थे रेंट पे हैं। अब मेरे बच्चे वो नेटफ्लिक्स, Amazon, ये सारा कुछ, अब वो मामला खत्म हो गया, अब आपको VCR ये सारी चीजें रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे इस तरह के मामला हैं। इवन देन पहले नशा भी जाके लोगों को गलियों में इधर उधर बेचा करते थे, अब ड्रोन के जरिए भेज देते हैं, लोगों की जरूरत ही नहीं। कहने का मतलब ये जो बड़े सारे कारोबार हैं जो इस नई टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिए हैं। पहले लोग टैक्सी टुक्सी इधर इस तरह की ये चीजें ये सारी यूज करते थे, अब लोग रौला ही खत्म हो गए हैं। अब इन ड्राइव है, ये सारा कुछ आ गया इसके अंदर, तो चीजें डिफरेंट होगी मेरे बच्चे। खैर, तो ये मेरे बच्चे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आखिरी जो ग्रेड होगा, ग्रेड 3, इसमें 4 चैप्टर हमारे IT रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्या रिस्क हो सकते हैं, वो सारा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये ज्यादा एप्लीकेशन हो, जैसे साइबर अटैक्स हो सकते हैं डिफरेंट। याद है कि अभी जब ये हमने अभी अभी एक नई जंग जीती थी अल्हम्दुलिल्लाह, है, उस जीतने के बाद हमें और छितर पड़ने शुरू हो गए। ये भी जीती जंग, उधर से लितर बोला साडा हो रहे हैं, वो कहते हैं जंग जीते हैं ना, हाँ जीते हैं, ला फिर इन्होंने होर कुटो कुटन पाकिस्तानी ने उस बाद। खैर, हुआ क्या कि साइबर अटैक, अच्छा हमने क्या किया वहां पे, उनके वो जो जदीद तरीन लड़ाका तैयारे थे, राफेल, रात हम मैच तो हार गए, लेकिन हमने उस, क्योंकि जब मैच हारते हैं राफेल राफेल गिर गया, राफेल गिर गया, तो हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं। तो खैर, तो हमने क्या किया, उनके जैसे ही वो राफेल एक खास लिमिट तक पहुंचे, तो हमने उनको हैक कर लिया।
उनके सिस्टम को जाम कर दिया और उन बेचारों को हंगामी तौर पर लैंड करना पड़ा श्रीनगर। कहने का मतलब ये मेरे बच्चे हमारा क्या था, ये साइबर अटैक था। और उनकी उनके उनके गुमान में भी नहीं था इस तरह का। उन्होंने की पता कि असं सारे सिर्फ पाकिस्तान में लितर नहीं मारते, असं इन्होंने चीज़ें भी बड़े पक्के। और वैसे भी वो हमारी फजाइया थे, वो ऐसे वैसे कामों में इन्वॉल्व ही नहीं होती, बड़े प्रोफेशनल्स हैं। वो घरों में इधर उधर, अल्लाह माफ़ करे, चादर और चार दीवारी की कभी वायलेशन नहीं करते। वो किसी और मुल्क की जाके कर दें। बेटा नेचुरल डिजास्टर इसी तरह हो सकता है, जहाँ पे डाटा पड़ा हो, खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई नुकसान हो जाए, आग लग जाए या कुछ इस तरह की, जैसे अभी सैलाब आए, बड़े बड़े लोगों के घर बाहर, बेचारे ऑफिस, सारा कुछ इस तरह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर्स हो सकते हैं। ये रिस्क होंगे मेरे बच्चे, ये जाके चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। चैप्टर 15 में साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, इसमें मेरे बच्चे ये सारी डिफरेंट तरह की थ्रेट्स वगैरह, सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये मालवेयर्स होते हैं, ये जो वायरसेस होते हैं, इन्हीं के लिए ओवरऑल लफ्ज बोल दिया जाता है। जैसे अभी मैंने फिशिंग आपको बताया था कि लोग क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं और कहते हैं इसको ओपन करो, क्लिक करो, हैं। अगर क्लिक नहीं करोगे तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। वो क्या लफ्ज होता है जब मैच देख रहे होते हैं, जब तक लिंक पर क्लिक नहीं करोगे तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी, हैं? तो ये वो जैसे क्लिक करते हो माशाल्लाह सारा डाटा आपका गया। इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये भी ऑनलाइन आपके कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ काम का डाटा, उसको मेरे बच्चे अगवा कर लिया जाता है, तो फिर आपसे तवान मांगते हैं। इनसाइडर मिसयूज भी हो सकता है, कोई कंपनी के अंदर का ही बंदा उस डाटे को गलत इस्तेमाल कर। ये सारा मेरे बच्चे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर। और 16 में आईडी जनरल, अच्छा ये पूरे का पूरा आपका चैप्टर है ऑडिट के अंदर। ये आईडी के जो जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल्स, वहां पे जाके आप पढ़ेंगे ऑडिट में। तो ये यहाँ पे भी मेरे बच्चे सारा आपको पढ़ाया जाएगा, ये आईटी के जनरल कंट्रोल्स क्या होते हैं, होता है ना कि ये सॉफ्टवेयर, सॉरी, ये पासवर्ड वगैरह किस तरह लगाने हैं आपने, किस तरह अगर कोई डाटा डबल एंटर हो गया तो किस तरह उससे बचना है, तो इस तरह की चीज़ें सारी पढ़ेंगे। और उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोल इन रिस्क मैनेजमेंट, ये मेरे बच्चे हमारा जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी का रोल। तो ये हमारे 17 चैप्टर्स होंगे मेरे बच्चे जो हमने इसमें पढ़ने हैं। वो एनेक्सर्स का मामला मेरे बच्चे इनके साथ ही अटैच है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा चैप्टर होगा, यानी कि ओवरऑल जो पढ़ेंगे। अब अगली बात, अब आपने क्या करना है, ये आपके लिए, ये स्टूडेंट है, अब इसने कैसे तैयारी करनी है, इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसकी अप्रोच यही होनी चाहिए जैसे यहाँ पे बात के साथ शायद आपको बहुत क्लियर नजर ना आ रहा हो, लेकिन इसकी तरह की अप्रोच रखनी है आप। थोड़ा सा शातिर हो, अब देखो ना, जिन चीज़ों को याद करना है, एरियाज का आपको पता चल गया, उनको टका के रट्टा लगाओ। और जिन एरियाज में मान लो कि एप्लीकेशन है, फिर उनको भी टका के रट्टा लगाओ कि रट्टा तो मैंने कहा कि दोनों की लगाना है। उसकी एप्लीकेशन भी उसी तरह सीखेंगे। तो थोड़ा सा मेरे बच्चे, और होगा क्या, खैर अभी मैं बताऊंगा उसको। तो इसमें होगा क्या मेरे बच्चे कि जब आप पढ़ेंगे साथ साथ भूलेंगे भी। तो थ्योरी का कोई भी पेपर में हमेशा एक चीज कहा करता हूं कि आप पढ़ेंगे भी भूलेंगे भी, पक्की बात है। और ये सबके साथ हो रहा होगा, किसी एक बच्चे के साथ। तो इसको कैसे आप मैनेज करेंगे, आप जो पढ़ लिया होगा उसको बार बार रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसलिए लफ्ज कह लो रीड, मैं इसलिए कह रहा हूं, याद नहीं करना बार बार, उसको बार बार क्या करना है, रीड करना है। इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके पास रिटेन हो जाएंगी। लेकिन एक दफा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको जैसे कोई चैप्टर आप 2 पे पहुंच गए तो चैप्टर नंबर 1 की कोशिश करनी है, आपने उसको रिपीट करना है, उसको खुद से रिवाइज करना है। इस तरह मेरे बच्चे, अब अगली बात आएगी कि सर पढ़ना कहाँ से है, नेक्स्ट सवाल होगा। तो पढ़ेंगे मेरे बच्चे एक ही चीज, देखो मैं, मेरा ख्याल है कि मार्केट में सबसे नकम्मा टीचर हूं जो अपनी किताबें नहीं बना रहा। मादत मेरे बच्चे, मैंने देखा ही नहीं उसको, मादत मेरे बच्चे, मादत, वो वीडियो ही बंद हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही थी मेरे बच्चे, इट्स ओके। लेकिन अब हुआ क्या कि मैं क्वेश्चन अक्सर साथ साथ देख लिया करता हूँ, लेकिन आज मैं देख नहीं सका कि मैं सबसे निकम्मा बंदा हूँ जो अपनी किताब नहीं बनाता। बना सकता हूँ, आपको दे दूँ माशाल्लाह, कोई शायद 4 पैसे भी आ जाए। लेकिन मोस्टली जो टीचर्स का बनाने का मकसद है मार्केट के अंदर, वो आपके लिए सहूलत पैदा करना है, नो डाउट। हम उनकी नीयत पे कभी शक नहीं करेंगे। लेकिन आई कैप ने खुद की किताबें दे रखी है, और आई कैप का दावा है, जैसे अभी मैं लॉ के अंदर भी बता रहा था, कि जो मेरी किताब है, जो मेरी किताब है और जो मेरा सिलेबस है, मैं वही पूछूंगा जो मेरी किताब के अंदर चीज है, चाहे सिलेबस में भी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन देन अगर सिलेबस में कोई चीज हो किताब में ना हो, मैं वो भी नहीं पूछता। कहने का मतलब मेरा सारा फोकस किस पर होता है कि आप क्या कहते हैं, किताब, किताब से बाहर में कुछ नहीं पूछता। तो फिर बेहतर है हम किताब ही तैयार कर लें, ताकि ये डाउट ही ना हो कि मैंने कोई चीज छोड़ दी है। फिर जब कोई सवाल पूछ लेता है, अल्फाज भी सवाल के अंदर वही यूज करता है जो आई कैप की किताब के अंदर होते हैं। और टीचर अगर कोई थोड़े से अल्फाजों को स्किप कर दे या बात कर वो टॉपिक मिस हो जाए, तो माशाल्लाह गए फिर पूरे का पूरा ही। फिर ढूंढ रहे होते हैं ये किसकी किताब में था, है? किसकी किताब में नहीं था। तो इसका रौले में पढ़ने क्यों है, आई कैप की किताब पढ़ेंगे क्योंकि 7-15 नंबर के एमसीक्यूज भी है। तो वो तो आपको पता है कि वो तभी सॉल्व होंगे जब आप आई कैप की किताब को पढ़ोगे, क्योंकि वही मैंने पहले भी बता रहा था कि सेम डिटो लाइनें उठा के वो 4 एमसीक्यू जो ऑप्शन होंगे 4, उसके अंदर रखेगा उसको। तो इसलिए मेरे बच्चे, हाँ, आसानी आपके लिए पैदा कर दी जाएगी कि हर चैप्टर के स्मार्ट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, वो रिवीजन पर्पज के लिए होंगे, ताकि आसानी के तौर पे आप उसको यूज कर लें। लेकिन मेन आपकी किताब ही होगी आई कैप,
तो आपने उसको हार्ड फॉर्म में यूज़ करना है डेफिनेटली, शॉर्ट फॉर्म में ना हो। और साथ आपको क्या प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको स्मार्ट नोट्स दे दिए जाएंगे चैप्टर वाइज। लेकिन पूरे चैप्टर के, ये नहीं होगा हर लेक्चर, पहले हम पूरी किताब का पूरा चैप्टर करेंगे। जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ करेगा, टेस्ट हुआ करेगा, उसके साथ ही आपको टेस्ट से पहले ही आपको स्मार्ट नोट्स दे दिए जाएंगे। ये नहीं कि इकट्ठे ही कर आके दे दूंगा उसको, साथ साथ करते जाएंगे। याद रखोगे? क्योंकि अभी मेरा सबसे ज़्यादा जो टाइम लग रहा है ना वो इसकी स्लाइड्स वगैरह, ये तो वैसे ही है ना, आगे जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इसकी स्लाइड्स के ऊपर बहुत टाइम लगता है। रेलिवेंट चीज़ें ढूंढ ढांड के उसमें फिट करना, तो खास तौर पे तस्वीरों के साथ मेरी आदत है, मेरी कोशिश होती है कि कहते हैं ना, एक पिक्चर इज़ वर्थ देन 1000 वर्ड्स, कि आप हज़ारों अल्फाजों में कोई चीज़ बताने की कोशिश करें, उसकी बजाय एक सामने तस्वीर हो तो उससे ज़्यादा समझ आ जाती है। जैसे ये बड़ी सारी किताबें उठा के लेके जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होना इन किताबों का, एक ही किताब काफ़ी है। और वो कौन सी है वाला, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। और साथ क्या दूसरा कौन सा होगा, क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक भी आपने हार्ड फॉर्म में रखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं। यानी कि उसको किताब का हिस्सा समझना, समझो आपके पास पास पेपर है, क्योंकि नया पेपर है, इसके पास पेपर थोड़ी है। अभी मैंने आपको बता दिया, दोनों चीज़ें आपके पास कैसी होनी चाहिए, हार्ड फॉर्म में। याद रखोगे मेरे बच्चों? उसके बाद ये तो ऑनलाइन के लिए होता है कि हमारी जो क्लासें चल रही होती हैं, मादर के साथ मेरे बच्चे वीडियो बंद हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। अदरवाइज जो क्लास चल रही होती है मेरे बच्चे, वही बच्चे इसी तरह क्लास घर बैठ के अटेंड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर उसी दिन दे दिए जाते हैं। तो ये इसलिए बताता हूँ कि वो बच्चे जो ज़रा थोड़े से डरे होते हैं, जो चाहते हैं कि मैं क्लासेस के साथ साथ पढ़ूँ, तो यहाँ पे एक सिस्टम है कि आप क्लासेस के साथ साथ पढ़ सकते हो घर बैठ के भी। और एग्जाम डेट क्योंकि अभी आई कैप ने वो नहीं दिया शेड्यूल उसका, और नंबर मेरा अवेलेबल होगा, ग्रुप हमारा ओपन होगा, कोई भी चीज़। लेकिन एक मैं चीज़ पूछूं, आप मुझसे भी पता कर लो, मुझसे भी पूछ लो कि सर इसका मतलब बताओ, लेकिन उससे पहले निश्चय आपके पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रूक है, पता नहीं क्या कुछ है, उससे तो पूछो, गूगल से पूछो। थोड़ा सा चीज़ों को करना शुरू कर दो ना मेरे से, यूज़ करना शुरू कर दो। हाँ, उसके बाद टेस्ट कर लो कि सर भी हमारा जवाब देते हैं कि नहीं, पैसे भी तो पूरे करने हैं, और हमारा और सर का जवाब मैच भी करता है कि नहीं, तो मुझे भी तंग करो, है, क्योंकि ऐसे तसल्ली थोड़ी होगी, है, पैसे ज़ाया थोड़ी करने हैं घर वालों के। तो मुझसे भी पता करो मेरे बच्चे। तो ये नंबर है, आप चाहे वैसे उसको मैसेज भेजें, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जवाब के लिए इन्फोर्स नहीं करना है। कोई इमोजी शमोजी भेज के रोने वाले, सर मैं रोल गया, तो मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे। अब अगर मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि रात 12 बजे जिस दिन का आपने मैसेज किया, कोई व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप मतलब सिर्फ व्हाट्सएप, कॉल नहीं मेरे बच्चों, तो आपने उस दिन रात 12 बजे तक वेट करना। अगर खुदा ना खासा रिप्लाई ना आया तो फिर आप उसके बाद कभी भी एक क्वेश्चन मार्क लगा के भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। बेहतर ये कि ग्रुप में पूछें ताकि बाकी बच्चों का भी फायदा हो। याद रखो, नया सब्जेक्ट है, इंसान हूं, कोई कमी बेशी हो सकती है? कोशिश करना कि जरा थोड़ा सा साथ साथ ही रहना, ये ना हो कि एक चीज का पता चल जाए, सारे चैप्टर है कहेंगे आज जी सर तो क्लियर कर। देखिए हम भी इंसान हैं। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे होंगे, ये टीचर पढ़ाने वाले 10 घंटे पढ़ के आएंगे, लेकिन फिर भी ये प्योर उस तरह के आईटी के लोग नहीं है कि 100% आईटी। लेकिन डेफिनेटली जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी फील्ड से रिलेटेड ही है सारा। याद रखोगे? कोई सवाल देख लो। चलें इंशाल्लाह फिर कल से मुलाकात होती। मात्र 5 मिनट ऊपर हो, और ये वीडियो पता नहीं क्यों बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली।